तो आपको क्या लगता है कि विदाउट मैरिज चीजें अच्छे से चल जाती है या आफ्टर मैरिज चीजें अच्छे से चलती है? ये नींद से जागिए और मेहनत करिए, और मेहनत करने के लिए ना, मेहनत है ना हमेशा वक्त मांगती है। तो ये जो सैलून का जो बहुत इजी ऑप्शन रह गया है उनके लिए कि भाई चलो हम लोग कुछ ना सीखे तो हम ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री हो, कुकिंग इंडस्ट्री हो, इजी समझ के मत जाओ। सबसे पहले है ना अपने अंदर के स्किल को पहचानो। वो समय आने को भी टाइम लगेगा जहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल पोजीशनिंग पे रखा जाएगा। Everyone talks about entrepreneurship, success, freedom, but nobody talks about the price women pay to get there. When a woman goes through divorce, people don't just question her relationship, they question her capabilities, her character, her career choices. Beauty industry में तो और भी ज्यादा। Salon business कितना कमा लेती होगी, ये तो हॉबी टाइप का काम है। रियल बिजनेस तो हस्बैंड चलाता होगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अ वुमन बिल्ड अ रियल बिजनेस विद हर ओन स्किल्स, हर ओन हसल एंड हर ओन बैंक बैलेंस? आज हम एक ऐसी बिजनेस वुमेन की कहानी सुनने वाले हैं जिन्हें लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जज किया, इग्नोर किया, पर उन्होंने सबका जवाब दिया अपने रिजल्ट से। 20 plus years in the beauty business, multiple awards, a brand that wins customers' loyalty, and a single mother who turned pain into profit. Welcome to Ek Soch, the business podcast where we talk money, mindset, and a massive action. So please let's welcome Ms. Gauri Kavde. Make them up in my head again. आपका स्वागत है एक सोच पॉडकास्ट में। तो हमारे दर्शकों को जानना है आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है मेरी 17 साल की उम्र से। मैंने 17 साल की उम्र से अपना काम स्टार्ट किया है। मैं सैलून इंडस्ट्री में आई हूँ। मेरा पहले का नाम है गौहर शेख, अच्छा। और उसके बाद में मैं बनी हूँ गौरी संदीप कवड़े। पर गौहर शेख की जर्नी ऐसी रही है कि मेरे घर का पूरा भार मुझ पे आ गया। मेरी जो मम्मी थी, नानी थी, उनका सब करना मुझे पड़ता था। तो आफ्टर 10th मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा। पहले बहुत सारे धक्के खाए, कहीं कहीं जगह पे जॉब किए मैंने छोटे छोटे। उसके बाद में मुझे पार्लर का, सैलून का बहुत शौक था, तो घर के बहुत नियर बाय में मैंने एक सैलून ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे ऐसा था कि मेरी मम्मी के पास तभी पैसे नहीं थे कि वो फीस भर सकती थी मेरी। तो जो मैडम थी मनाली, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगी और सीख के जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारे पगार से मैं पैसे कट करूंगी। उस वक्त मेरा सैलरी जो था वो सिर्फ 1000 रुपये था। अच्छा। तो 1000 रुपये की सैलरी में से मेरे 500 रुपये कट जाते थे और बाकी 500 रुपये में मेरा घर चलता था। एक वो वक्त था जब मैंने वो भी फेस किया है। उसके बाद में धीरे धीरे जब मेरा सीख के हो गया, मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर मैं फ्रीलांसिंग करने लगी। फ्रीलांसिंग से मेरी इनकम इतनी अच्छी हो गई, मतलब माशाल्लाह, कि बहुत अच्छे से मैंने तरक्की पा ली। बहुत कम वक्त में मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने लॉरियल ज्वाइन किया। उसके लिए फिर मेरी मम्मी ने थोड़े बहुत पैसे यहाँ वहाँ से उधार लेके मुझे लॉरियल में सिखाया। तभी मेरी फ़ीस 2 से 2.5 लाख रुपए थी। वो फ़ीस मेरी मम्मी ने अरेंज की। उसके बाद में फिर मैंने लॉरियल में से काफ़ी अच्छा सीखा, फिर और अच्छे क्लाइंट्स बने। इस तरह से मेरा प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद में फिर मैं सैलून इंडस्ट्री में इतने सालों से थी, तो बोलते हैं ना, आप कंटिन्यू एक ही चीज़ कर रहे हो तो कहीं तो आपको कुछ और अलग करना होता है। तो फिर उस वक्त मैंने जिम ये सीखना स्टार्ट किया। मेरे काफ़ी जो फ्रेंड सर्कल थे वो जिम्नास्टिक वाले थे। तो उन लोगों में से एक फ्रेंड था मनीष बोल के, उसने बोला कि अरे तू सैलून कर रही है, साथ ही साथ में ब्यूटी है, ब्रेन है, तो फिर थोड़ा फिटनेस भी होना चाहिए लाइफ में। तो फिर मैंने फिटनेस में वो इंडस्ट्री में कदम रखा। उस इंडस्ट्री से भी मुझे काफ़ी तरक्की मिली। उसी इंडस्ट्री में रहते हुए मेरी पहचान संदीप कवड़े से हुई। फिर दोस्ती बनी, फिर प्यार, फिर शादी, फिर ये सारी चीज़ें हुई। मतलब लाइफ का ये अलग पहलू हो गया। से गौहर से गौरी का जो फेज रहा होगा, आई एम श्योर बहुत ही चैलेंजिंग फेज रहा होगा। यस यस यस, बहुत। नोवी साइड एक्सेप्टेंस, रिलीजन वाइज अगर आप बोलो तो एक्सेप्टेंस होना भी जी बहुत इजी नहीं होता है। नहीं। सो आपका ये जो फेज रहा होगा जी। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, उसके बारे में फेस ये रहा कि हमने शादी कर ली, वो अपने घर, मैं मेरे घर, क्योंकि मेरी ननन की शादी तभी होनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं तब तक बताऊंगा नहीं घर पे जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती। तो हमने कहा ठीक है।
और उस वक्त मैं अंजुमन इस्लाम स्कूल में जिम्नास्टिक टीचर भी थी। मतलब साथ ही साथ मैं वहाँ पे जॉब भी करती थी और साथ ही साथ मैं अपना ब्यूटिशियन का काम भी करती थी, फ्रीलांसिंग का। तो मेरी इनकम प्रूफ काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरी इनकम मैंने बहुत अच्छी अर्न की थी। और जो मेरे हस्बैंड है वो बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने भारत श्री, महाराष्ट्र श्री काफ़ी सारे मेडल्स जीते हुए हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। तो वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इज़ अ वेरी रिच पर्सन। तो ऐसा था। और फिर हम अपने अपने घर रहते थे। फिर कुछ हमारी शादी के बाद में 2 महीने में मेरी ननद की शादी हो गई। उन्होंने अपने घर पे बताया, उन्होंने तो बताया भाई, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं इकलौती थी मेरे पेरेंट्स की। तो मेरी मम्मी को तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं था। मेरे डैडी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन रह चुके हैं क्योंकि वो आर्मी वाले थे। तो हम रिलीजन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद भी ऐसा है कि मेरे डैडी, मैं, उनकी जो फैमिली है, हमारा मानना है कि रिलीजन कुछ भी नहीं होता है, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम सिर्फ नमाज रोज़ा और बस, उसके अलावा आप हमसे ये कहोगे कि भाई ये रिलीजन है, आप ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, तो हम कोई फॉलो नहीं करते। सो मैं और मेरे डैड एकदम टारगेट क्लियर रह चुका है हमारा। मेरी मम्मी जो है वो भी वैसी थी, लेकिन कहीं तो रहता है ना कि भाई एक लौती बेटी है तो उसकी शादी अपने मजहब में ही होनी चाहिए। तो मैंने तो नहीं बताया था। फिर जब उनके घर पे पता चला तो मार भी उन्होंने ही खाया, अंडरस्टैंडिंग भी उन्होंने ही की। मैंने सिर्फ 1 से 2 बार बात की और बाद में हमारी शादी तय हो गई। फिर से दोबारा हमारी शादी उनके हिंदू धर्म के हिसाब से हुई। 7 फेरे, जो मेरा फेवरेट है पार्ट। मुझे ऐसे था कि मैं शादी ऐसे पर्सन से करूं जहां फेरे होते हो, जहां पे पंडित आता हो, क्योंकि मेरे जो नेबर्स है वो सबके सब हिंदू ही है। मैं उन्हीं में छोटी से बड़ी हुई हूँ और मैं खुद मराठी मीडियम से ही सीखी हूँ। शारदाश्रम मेरी स्कूल रही है, तो मैं मराठी कल्चर में ज्यादा रही हूँ। मेरी मम्मी का जो गांव है वो गोवा है, वेंगुर्ला साइड, और मेरे डैडी जो है वो हैदराबाद के हैं। तो मैं वहाँ की नहीं, मैं यहाँ की ज्यादा रही हूँ। तो ये हिसाब से मेरा ऐसा था कि भाई मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। तो मेरे मदर इन लॉ, फादर, मेरे सास ससुर है, उन्होंने मेरी शादी इस तरह से हमारी करवाई। तो ये चीज़ हो गई। कुछ टाइम तक मेरी मम्मी को तो एक्सेप्ट ही नहीं था, वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं घर गई। तो उन्होंने काफ़ी सारा जो मेलोडी ड्रामा होता है वो सब किया। फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई। बट मेरे पापा ने कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे डैड ने कभी, इनफैक्ट मुझे तुम गलत हो, या मेरे डैड को ये चीज़ पता थी, मैंने उन्हें सिर्फ बताया था, बाकी किसी को नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जब हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम वाला जो मैरिज होता है, वो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत। और जब तुम करते हो, घर वालों से ज़्यादा समाज वालों को पड़ी होती है। वो उनको बहुत बुरा लगता है। घर वाले तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, पर जो समाज वाले होते हैं ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट कुछ हालात की वजह से आज मेरा डिवोर्स हो गया। मेरे डिवोर्स को 6 साल हो गए, फिर भी मेरे मजहब वालों को तकलीफ है। उनको ये चीज का फर्क, वो यही दुआ करते थे कि भाई एक बार इसका टूटे तो चलो। उनके मुंह में घी शक्कर हो गया, मेरा टूट गया, पर वो पालने के लिए मुझे नहीं आए। मेरा आन मैं खुद करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स में कोई एलिमनी नहीं ली है। सिर्फ जब मैं अलग हो रही थी तो मेरी मम्मी का जो एक घर था, मेरी मम्मी की जो डेथ है वो मेरे डिवोर्स से पहले ही 2016 में हो गई। तो मेरा जो घर है वो रेंट पे था, उस वक्त मेरे पास घर नहीं था। तो मेरे ससुर जी ने मुझे 2 साल का रेंट के हिसाब से 12,000 के हिसाब से पैसे दिए। तो आज भी मैं यही उम्मीद में हूँ, मतलब मैं रखती हूँ ये टारगेट कि जो मैंने 2 साल का उनसे 12,000 से रेंट लिया है, इंशाल्लाह आप दुआ करिए, मैं बहुत जल्द उनको वो भी पेड कर दूंगी। उस वक्त से मैंने उनसे वो चीज़ ली। बाकी मैंने मेरे हस्बैंड से कोई एलिमनी या कुछ भी नहीं लिया। और जब मेरा डिवोर्स हुआ, तो डिवोर्स होने के बावजूद भी उसके 2 महीने में ही कोविड आया। मतलब 8 जनवरी मेरी शादी की डेट है और 9 जनवरी मेरी डिवोर्स की डेट है। 2 महीने के बाद में कोविड आना, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ तो 6 महीने पहले ही हम जुलाई में अलग हो गए। उस वक्त मैंने अर्बन कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे एक गैप मिल चुका था 3-4 साल का अच्छा खासा इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री काफ़ी बड़े लेवल पे बूम होती है, फैशन इंडस्ट्री हो या सैलून इंडस्ट्री, ये कहीं पे रुकती नहीं है, हर एक मिनट में बूम होती है। तो वो हिसाब से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ चुका था, मुझे इंडस्ट्री में दोबारा आना था। तो फिर मैंने अर्बन कंपनी ज्वाइन की। मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ पे मैं जॉब पे लग गई, डिवोर्स हो गया। 2 महीने बाद कोविड आ गया, अगेन मैं 0 पे आ गई। क्योंकि जब मैंने मेरे हस्बैंड से शादी की तभी मेरे पास में 1 रुपया नहीं था। मैं अपनी मम्मी के पास में सब कुछ छोड़ के अपने अकाउंट बैलेंस 0 करके आई थी। बट भगवान की दया से और कुछ लोगों की दुआओं से दोबारा जब मेरा डिवोर्स हुआ, तो मेरे अकाउंट में उस वक्त भी, इतने साल की शादी में, मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में कोई 1 रुपया नहीं डाला था। क्योंकि वो पैसे वाले के बेटे होने के बावजूद भी उनका खुद का कोई इनकम था ही नहीं। तो मैं क्या सोच के उनसे मांगती।
और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कैपेबल बनवाया है कि मैं किसी से लेकर अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट करना चाहती। हाँ, मेरी जिंदगी में तकलीफें आई, बुरा वक्त आया, मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया, उनसे भी उनका उधार उनको रिटर्न दे दिया आज की तारीख में। तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई गौरी हमारे जान पे या हमारे पैसे पे जीती है या वो हमसे पैसे उधार लेके जी रही है। बिल्कुल नहीं। जिससे जो लिया उसको रिटर्न दिया। अपने पति से डिवोर्स लिया, उनसे भी कुछ नहीं लिया। और डिवोर्स के बाद में जब 2 महीने के बाद कोविड आया तो ऐसे बुरे हालात आए कि सैलून इंडस्ट्री पूरी दुनिया को मालूम है सबसे लेट सैलून इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है। बहुत पीरियड के बाद स्टार्ट हुई है। तो उस कोविड के पीरियड में ऐसे ऐसे बुरे दिन आए। हाँ, मैंने अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखा क्योंकि मेरे घर से मेरा ससुराल बहुत नजदीक था, तो मैं अपने बच्चे को वहां भेज देती थी क्योंकि मैं माँ हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा बच्चा अच्छा खाए पिए। और उन लोगों ने भी कभी ये नहीं कहा कि मत भेजो, तुम्हारे पास रहो। वो तो खुशी से आज भी लेते हैं उसको, वो रहता है, उन्हीं के पास रहता है। कस्टडी सिर्फ नाम के लिए मेरे पास है, बट रहता वो अपनी दादी के घर पे सबसे ज्यादा है, अपने बड़े पापा के घर पे, चाचा के घर पे। तो जब मेरा बुरा वक्त था तो मैंने तो, आपको अच्छे से पता ही होगा कि कोविड में काफी सारे नगर सेवक और काफी सारे लोग खाना बंटवाते थे। तो उस वक्त मैंने बिस्किट और पानी पे भी दिन निकाले। मतलब वो एक पीरियड मेरी जिंदगी का एक सबक रहा है वो, कि जब आप आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करते हो, अपना करियर जीरो करते हो, अपना मजहब छोड़ते हो, तो आप ये देखो कि बंदा क्या आपके साथ में रहने के औकात रखता है, क्या वो उस लेवल के कैपेबल है। सिर्फ वो पैसे वाले होने से वो नहीं होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, दिन कट जाता है, रात जब कटती है ना तो इंसान को बहुत भारी वक्त बीतता है, और औरत के लिए तो बहुत बुरा वक्त होता है। लोग उसको जज करते हैं, लोग उसके कैरेक्टर को जज करते हैं, ये कहते हैं कि भाई इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी टैलेंटेड है, और पति ने छोड़ा या इसने पति को छोड़ा, मतलब इसी में कमी है। हम उस दुनिया में रहते हैं ना जहाँ पे हम इंटरकास्ट शादी करें, वहां पर भी हम पे जजमेंट किया जाता है। यस यस यस। चलो वो तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज रहता है, लेकिन उसके बाद अगर आपका डिवोर्स हुआ तो सारा भार लड़की पे आ जाता है। हाँ, वो हमारे कंधों पे है। हाँ, अभी यहाँ पर भी लड़की पे ही जजमेंट पास किया जाता है कि तूने किया है, तुझे अपने आप ही उसको हैंडल करना है, राइट। उसके अलावा भी कई सारी गालियां भी पड़ती है कि तुमने शादी कर ली, तुमको जाना था वहां पर। हाँ। यहाँ से ही नहीं, पर हस्बैंड के साइड से भी शायद जज करने वाले रिलेटिव्स रहे होंगे जो शायद जज करते रहेंगे कि क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। सो हमारी दुनिया, हम उस वर्ल्ड में रहते हैं ना जहाँ पे आज भी औरतों को अपने तरीके से जीने के लिए भी जी पूछना पड़ता है, जी। राइट। लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। सो आप इतने स्ट्रांग हो कि इतना सब होने के बावजूद भी आपने अपना खुद का फिर से शुरुआत की, जबकि आपके पास बैंक बैलेंस 0 था, जी हाँ। राइट। सो इट इज समथिंग विच इज कमेंडेबल, राइट। एंड यू आर ऑल्सो डूइंग, आप खुद भी इतने अच्छे काम कर रहे हो। मैंने सुना है आपने अपना एनजीओ भी लॉन्च किया है, जी हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरी एनजीओ मैंने जब लॉन्च की तब मेरा डिवोर्स होके कोविड पीरियड ही चल रहा था। कोविड के 1 साल बाद तभी मैंने अपनी युवराज सामाजिक सेवा संस्था मेरे बेटे के नाम से सबसे पहले वो चालू की। तो उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा एक दोस्त है अमित मालवनकर, तभी मैं एक आमदार के यहाँ पे, स्टैंडिंग कमिश्नर के यहाँ पे जॉब करती थी, कुछ सैलरी बेस पे। उनके यहाँ पे उनके बचत गट बहुत सारे हैं, तो मैं उसके ऊपर काम करती थी उनके यहाँ पे। आज एनजीओ चलाना, बचत गट चलाना, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। इज अ वेरी फेमस पर्सन, आपने उनका नाम सुना होगा, स्टैंडिंग कमिश्नर यशवंत जाधव सर। मैंने और आमदार जो है यामिनी मैडम, उनसे सीखा है एनजीओ कैसे चलाते हैं, बचत गट कैसे चलाते हैं, औरतों को काम कैसे देते हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। फिर उन्हीं के माध्यम से मैंने खुद की एनजीओ स्टार्ट की। अपनी एनजीओ स्टार्ट करके मैंने काफी सारे काम स्टार्ट किए उसमें। और आज एक ऐसी हालत है कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो मेरे दोस्त अमित ने और मैंने, अमित ने तो अपने घर से उधार लिया था, दोस्तों से, घर से मांग नहीं सकते थे, उसका भी बिजनेस ठप था, वो एक साउंड इंजीनियर है, तो उसका भी पूरा बिजनेस सेम सैलून इंडस्ट्री की तरह बंद था, क्योंकि क्राउड नहीं चाहिए था, पब्लिक नहीं चाहिए थी। तो उसने दोस्तों से उधार लिया, मैंने दोस्तों से उधार लिया। ऐसे करके हमने 12,000 रुपए खर्चा करके, 15,000 रुपए खर्चा करके एनजीओ बनाई। आज भी हम साथ में काम करते हैं। आज उसका माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे से काम चलता है, मेरा अच्छे से चलता है। इस तरह से आज उस एनजीओ के साथ साथ मैंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई है। फाउंडेशन में ऐसा है कि मेरी जितनी मेंबर्स है, सातों की सातों लेडीज है।
मतलब एक औरत कहते हैं ना, एक औरत दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकती है, बट हमने ये साबित कर दिया है ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत अगर दूसरी औरत को समझे, उसके दर्द को समझे, उसकी तकलीफ को समझे और साथ ही साथ समाज की बाकी की औरतों को समझे, तो वो हम सब साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस माध्यम से हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया है। अभी हम उसके थ्रू कई सारे काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे जैसी सिंगल मदर है या आपके जैसी जो सिंगल वुमन होगी जिनकी शादी नहीं हुई है, अभी मुझे नहीं पता आपकी हुई है क्या नहीं है, तो हाँ, तो वैसे या पति के फैमिली के साथ रहती है, फिर भी हर एक औरत को एक रहता है ना, मैं अपने पैसे से कुछ लूं, अपने पैसे से अपने बच्चे को दूं, अपने पैसे से अपने पति का बर्थडे आ रहा है या उसको कुछ जरूरत है फाइनेंशियली, तो मैं सामने से लेके बोलूं कि लो मेरे पास है, आज आप ले लो। तो वो जो एक सेल्फ बोलते हैं ना, खुद के अंदर होना चाहिए कि अपनी खुद की इज्जत की मैंने अर्न किया है, घर संभाला, बच्चा संभाला, और मैं आज वो जो 4 घंटे मेरे पास होते हैं दोपहर के 1 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक, वो 4 घंटे में मैं अर्न करती हूँ। तो ये कैसे अर्न किया जाता है, अपने पैरों पे कैसे खड़ा रहा जाता है। और ऐसे नहीं आप मेरा सैलून ही सीखो, आपके अंदर की जो स्किल है, आपको बातें करना अच्छा लगता है तो आप उसमें से पैसे अर्न करो, आपको रील्स बनानी अच्छी लगती है तो आप उसमें से अर्न करो, आपको सैलून इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जब मेरी सैलून इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहूंगी, मेरे अपने स्पेशली सैलून के बारे में, मेरा जो सैलून है वो एकलौता महाराष्ट्र में, क्या मेरे ख्याल से शायद पूरे इंडिया में एकलौता है। उसके रीजन है काफी। आप एकेडमीज में जाइए, आप सैलून इंडस्ट्री में जाइए, आपको सिर्फ सिखाते हैं और आपको जॉब खुद ढूंढनी पड़ती है। मेरे सैलून में ऐसा नहीं है, मेरी एकेडमी में ऐसा नहीं है। मैं आपको फर्स्ट डे से बेसिक ए से लेके तो जेड तक उसकी जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं आपको सिखाने से लेके, पर्सनल ट्रेनिंग से लेके, फ्रीलांसिंग से लेके, आपको गवर्नमेंट के कौन से सर्टिफिकेट्स लगते हैं, गवर्नमेंट आज की तारीख में जो महिलाओं को बिना बैच का लोन कैसे देती है, वो किस बैंक से मिलता है, उसके लिए आपको आपका आईटी कैसे स्ट्रांग करना है, उसके लिए कौन से एमएसएमई लाइसेंस है, कौन से उद्योग आधार लगते हैं, साथ ही साथ आपको खादी ग्राम उद्योग का कौन सा लाइसेंस लगता है, वो परफॉर्मेंस से लेके आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे अपनी रील्स कैसे वायरल करना है, आईटी से सेक्टर की कैसे आपको हेल्प लेनी है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। मतलब सिर्फ एक एकेडमी वाले जिस तरह से सिर्फ सिखा के छोड़ देते हैं, हम उसको वैसे नहीं छोड़ते। मतलब अगर हमने आपको आपके घर से लाया है तो दोबारा आपके घर तक आपका बिजनेस जाना, आपको ऐसी इंडस्ट्री में कैसे खड़ा होना है, 4 लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपके सामने अगर कोई चैलेंजिंग कस्टमर आया तो उससे डरना नहीं है या उसको कोई गलत राह नहीं दिखानी, गलत रास्ते पे नहीं ये करना है कि आप ये करो वो करो हो जाएगा, नहीं। हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। वेरी नाइस। और ये सारी चीजें, सैलून इंडस्ट्री अगर आप देखो तो आज के डेट में भी लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, राइट। सामने वाले का भी इतना थॉट प्रोसेस, अगर मैं बीइंग अ वुमेन, मैं अगर अपने पेरेंट्स को बोल दूं कि मुझे तो अपना सैलून बिजनेस शुरू करना है, जी हाँ, सबसे पहली बात तो वो बिजनेस में ही कंसिडर नहीं करता है, हाँ नहीं करते, सही राइट। बात ये मेंटालिटी है, इंडियन मेंटालिटी है कि भाई ये भी कोई बिजनेस होता है, राइट। सो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनको ये फील्ड में आना है, राइट। और सबसे पहली चीज, सबसे पहला मिथ अगर मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान में देखा है, इंडिया में देखा है, कि ये इंडस्ट्री में वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। जी हाँ, फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट, ये बात सच है आपकी। बट ये चीज है ना अभी चेंज हो गई है, मतलब वो ग्रो हो रहा है, बहुत लेवल पे ग्रो हो रहा है, हो चुका है और भी ज्यादा हो चुका है। मैं अपना एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरा 22 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मेरा ब्रेक हुआ, जैसे मैंने बोला, मैं धीरे धीरे अर्बन से फिर आगे आई, मैंने सैलून इंडस्ट्री में खुद का सैलून डालने से पहला है ना, मुझे एक चैलेंजिंग पॉइंट ये था, सैलून डालना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है, आप पैसा तैयार रखो, कल आपका सैलून खड़ा हो जाएगा। बट सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि आपको स्टाफ हैंडल कैसे करना है, मार्केट में अभी नया क्या चल रहा है, आपको वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले हाइड्रा फेशियल और ये सारी चीजें, तो जिस एकेडमी में मैंने जाके सीखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक लौती सैलून इंडस्ट्री की थी और मेरे आजू बाजू में जितना क्राउड था वो सब डॉक्टर लेवल का, सब कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं खुद क्वेश्चन मार्क हो गई कि अरे आपको क्या जरूरत है सीखने, आप तो डॉक्टर हो, आपकी डिग्री डॉक्टर में एमबीबीएस और इसमें आता है, तो आप भी ये सब में। तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि हम स्किन स्पेशलिस्ट है तो हमको हाइड्रा मशीन सीखनी है। ओके। तो मुझे काफी प्राउड फील हुआ कि मैं सारे डॉक्टर के टीम में मैं इकलौती सैलून वाली हूँ। तो मुझे वहां से ये पता चला, ये इंडस्ट्री अब पहले जैसे एक बार्बर वाली नहीं रही कि भाई हजाम है,
हजाम ही बोला जाता है, भले ही किसी को बुरा लगता हो, बट यही रियलिटी है। ये हजाम का ही बिजनेस है, एक हजाम ने ही शुरू किया था और वहीं से ये आगे बढ़ा है। बट ये आज की तारीख में ये नाम से नहीं जाना जाता, इसको सैलून इंडस्ट्री बोला जाता है, इसको बड़ी इज्जत से नवाजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आप बिना क्वालिफिकेशन के आप प्रोडक्ट के नाम कैसे पढ़ोगे? आप हाइड्रा मशीन के जितने 7 इक्विपमेंट जो मिनी हाइड्रा है, आप उसको कैसे सीखोगे? वो सीखने के लिए आपको उसके नाम्स पता होने चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में आपको एजुकेशन के साथ में एक टाइप से देखा जाए ना, तो आज हम एक डॉक्टर बन गए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम मेडिसिन लिखकर नहीं देते, अंदर का इंटरनल काम हम नहीं करते, वो सिर्फ एक डॉक्टर का काम है जिन्होंने डिग्री ली है। हम स्किन के ऊपर का, हेयर के ऊपर का और जो भी हमारा प्रॉब्लम बाहर का है हम उसको देखते हैं। अब आपने जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक जिम्नास्टिक टीचर भी रह चुकी हूँ, तो जितना डाइट मुझे पता है, तो मेरे सैलून में आने वाले क्लाइंट्स को मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आपको इंटरनल भी क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपको आपकी स्किन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये चीजें मैं बताती हूँ। अब रहा सवाल कि लोग इस इंडस्ट्री को बहुत ही मतलब बोलते ना, ऐसे जैसे आपको कहते हैं कि क्या ये कोई बिजनेस है क्या? ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस के अलावा ना फिल्म इंडस्ट्री चल सकती है, ना ये कोई इंडस्ट्री चल सकती है, ना कुछ। इंसान को आज की तारीख में ग्रूमिंग करना, ग्रूम होना बहुत जरूरी है। आप लोगे लिपस्टिक और कुछ भी लगा लोगे तो नहीं, आपको शेड कार्ड पता होना चाहिए, आपके स्किन टोन से मैच करने वाला, वो एक बोलते ना सैलून वाले ही बता सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री को जो लोगों का देखने का नजरिया है, प्लीज अपना नजरिया बदलो भाई, उस नजरिए से मत देखो। हमारी जो लेवल है डॉक्टर के लेवल पे है, हम डॉक्टर्स के साथ बैठकर सैलून इंडस्ट्री सीखते हैं और हम सीखने नहीं जाते, डॉक्टर्स हमारी इंडस्ट्री सीखने आते हैं। तो जिनको अगर ऐसा लगता है, जिनके माइंड में ये सेट है कि भाई ये कोई इंडस्ट्री है, ये कोई बिजनेस है, ऑफ कोर्स ये बिजनेस है ना, आपके डॉक्टर आके सीखते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स है जो आके सीख रहे हैं। कई सारे गौरी जी, कई सारी फीमेल्स, जैसे आई एम मीटिंग वेरी फर्स्ट फीमेल मेरी लाइफ की जो सैलून इंडस्ट्री में सारे बिजनेस के एंगल्स की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मेरे यहाँ पे आपने बोला, जैसे आपके यहाँ पे कोई सीखने आता है तो आप सारी चीजें उनको सिखाते हो कि भाई अगर आपको इसको बिजनेस की तरह शुरू करना है तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी, भाई कहाँ से फंडिंग्स मिलेगी, कैसे इसको चलाना है, सभी चीज के सभी एंगल्स की बात करते हो। बट आई पर्सनली फील ये जो सेक्टर है बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी भी फीमेल्स आर्टिस्ट की तरह शुरू करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट कमाने के लिए, पर इसको बिजनेस की तरह विजनरी नहीं है, लाइक बिजनेस की तरह इसको नहीं देख पाते। काफी सारे एंगल्स उनके छूट जाते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है सैलून का, बकायदा वो खुद ही आर्टिस्ट होते हैं, राइट। वो आर्टिस्ट खुद ही ये बिजनेस को चला रहे। लेकिन ये बिजनेस के जो सारे एंगल्स होते हैं, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे आना, रील्स बनाना, है ना, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे मैनेज करोगे, आप अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करोगे। आपने बोला सबसे बड़ा चैलेंज है स्टाफ ट्रेनिंग का, स्टाफ को कैसे ट्रेन करोगे, कस्टमर एक्वायर कैसे करोगे, तो ये सारे चैलेंजेस है डे टू डे। पर ये चीज को आप मैनेज नहीं कर पाते हो, उसी की वजह से क्या होता है, एक ही सैलून पे आप अटक जाते हो। जी हाँ, और कई बार तो सैलून बंद भी हो जाता है। हाँ सही बात। तो ये प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, आप उसकी भी ट्रेनिंग देते हो या क्या करते हो? जी हाँ, हम उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। मैंने कहा ना, सैलून स्टार्ट करना बहुत आसान है, आज पैसा तैयार है, कल आप डाल दो, लेकिन उसको मैनेज करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज आपको कैसे हैंडल करना है, वो चैलेंज को आपको कैसे फेस करना है, हम यहीं से सिखाते हैं। मैं सबसे पहले जब किसी को सिखाती हूँ, फिर वो चाहे मेल हो फीमेल हो, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, तो उसमें मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि अपना सैलून डालने के पीछे मत भागो। सबसे पहले आपने मुझसे सीखा, आपको ये पता चला आपको फंडिंग कहाँ से आएगी, बिना बैच के आपको गवर्नमेंट पैसे कैसे देगी। स्पेशली ये स्कीम सिर्फ औरतों के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है। जैसे कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, जो गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, भेदभाव हो गया, जो नहीं करना चाहिए, पर अभी कुछ नहीं कर सकते, समाज का रूल है। तो जब आप ये चीज से आगे आते हो तो सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग से कितनी मेहनत लगती है, आपको क्या क्या चैलेंज है ना, आप सिर्फ 3 महीने करो, सब आपको पता चल जाएगा। और जब सैलून डालना है तो उसके पहले आप 100 सैलून घूमो, आप खुद की कुछ सर्विस पर्सनल जाके कराओ, और एक ही सैलून में बार बार मत जाओ। 100 सैलून घूमो, मैं बोलती हूँ 100, 100,
100 सैलून घूमोगे, आपको एक्सपीरियंस आएगा कौन सा स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट का क्या बिहेवियर है, आपको सेकंड टाइम कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखो, उसके बाद भी अपने पैसे डालो, वरना आपका सैलून 6 महीने में बंद। करेक्ट। ये एकदम सिंपल बात। हाँ, आपने सही बोला। आपको आपके मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप यही बोलोगे ना कि भाई मेरा सैलून नहीं चल रहा है, तो 6 महीने के अंदर शायद बंद करना पड़े, क्योंकि नहीं चला क्योंकि आपको चलाना नहीं आया, आपने मार्केट को सर्च नहीं किया, आपने मार्केट को सीखा नहीं। ट्रू। इसलिए जब मेरे पास में सीखते हैं ना मेरे स्टूडेंट, तो मैं उनको स्पेशली एक दिन ऐसा रखती हूँ कि उनको वो टारगेट ही देती हूँ। आज ये सैलून जाओ, आईब्रो करा के आओ, आज वो सैलून जाओ, कुछ और करा के आओ, और आके मुझे फीडबैक दो। और वहां जाके से मुझे आके ये नहीं बोलना है कि हम गए थे, प्रूफ चाहिए मुझे, तुम गए हो। आजकल तो सेल्फी का बहुत जमाना है, कहीं बैठे नहीं तो सेल्फी निकालने लगते हैं, काफी शौक है लोगों को। और वहाँ के एनवायरनमेंट का निकालोगे तो सैलून ओनर को भी कोई, हमारे भी सैलून में आके लोग करते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप भी करो, आप देखो कि लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, तो उससे आप सीखो। और कुछ चीजें है ना, देखो मैम, बुक में सीखना अलग है, बुक में सीखी हुई चीजें बुक में रहती है, पर जब आप फ्लोर पे उतरते हो ना, जमीन पे चलते हो और 100 लोगों से बात किया, 10 लोगों से भी बात करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हो। करेक्ट। और तभी आप अपना सैलून डालो। सबका सैलून है, सैलून में बहुत बिजनेस आ रहा है, हम बहुत बूम करेंगे, इस ख्वाब में मत रहिए। ये नींद से जागिए और मेहनत करिए। और मेहनत करने के लिए ना, मेहनत है ना हमेशा वक्त मांगती है, आपको वक्त देना चाहिए। आप अगर वो काम को वक्त नहीं दोगे, आज आप यहाँ अपने काम के लिए वक्त दे रहे हो, आप अपने घर जाके वक्त देते हो, आज मैं आपको यहाँ वक्त दे रही हूँ, मेरी जरूरत है, पर मैं यही उसके बाद अपने सैलून जाऊंगी यहाँ से, और मैं अपने सैलून को वक्त दूंगी। बिल्कुल। हर चीज, हर रिश्ता, हर रिश्ते का एक पहलू आपसे वक्त मांगता है। अगर आप वो वक्त नहीं दोगे तो आप हमेशा 100 चीजें सीखोगे जिसका फल कहीं पे कोई एंड नहीं है। नहीं है। और मैंने ये भी देखा है, औरतें जैसे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो चलो हम लोग ब्यूटी बिजनेस में चले जाए। हाँ, टाइम पास। बिल्कुल सबसे इजी चीज कि भाई ब्यूटी में चले जाए, ब्यूटी का सीख लेते हैं और यही से हम कुछ कमा लेते हैं। तो माइंडसेट भी मैंने देखा है, लाइक विमेन्स, हम इतना विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट, इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना बात कर रहे हैं, इतने स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किया है, बट आज के डेट में कितने प्रतिशत लोगों ने इसका फायदा उठाया? सिर्फ 10% लोगों ने, बिल्कुल कम। 90% लोगों ने कुछ भी फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी स्कीम्स होती है। बिल्कुल सही। राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद रिसर्च नहीं करते, हमको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। औरतों की बात कर रही हूँ, जिनके पास आपने जो समय बोला 1 से 4 का जो समय है, 4 घंटा बहुत ही ज्यादा समय होता है। हम करते क्या है? रील्स। हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, राइट। और फिर बाद में एंड ऑफ द डे हम कंप्लेन भी करते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, राइट। तो ये जो सैलून का जो बहुत इजी ऑप्शन रह गया है उनके लिए कि भाई चलो हम लोग कुछ ना सीखे तो हम ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, राइट। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में पैर रखने से पहले, मैं थोड़ी धार्मिक हूँ तो मैं एकदम धार्मिक लॉजिकली आपको एक बात बताती हूँ। बहुत लोगों को रील स्क्रॉल करने की आदत है ना, तो डेफिनेटली करिए, बहुत अच्छी चीज है वो, पर एक टाइम पीरियड के लिए करिए। करेक्ट। सिंपल सी बात है, लोगों को धार्मिक लगेगी, कोई बात नहीं है, धार्मिक ही बात है, क्योंकि मैं धार्मिक हूँ। कोई भी इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री हो, कुकिंग इंडस्ट्री हो, आपकी तरह काम हो, या जो भाई साहब सामने है उनकी तरह कोई काम हो, इजी समझ के मत जाओ। सबसे पहले है ना, अपने अंदर के स्किल को पहचानो, क्या तुम उसके लिए बने हो। अब मैं अपने बारे में आपको एकदम फ्रैंकली बताऊंगी, मैं इसी स्किल के लिए बनी हूँ, क्योंकि मेरी जो बर्थ डेट है 15 दिसंबर, 5+1 यानी कि नंबर 6 यूनिवर्स का नंबर है, जो उसके जो देवता है वो शुक्र है। तो शुक्र को क्या चाहिए रहता है? लग्जरियस लाइफ, खूबसूरत दिखना, अच्छी चीजें पहनना, परफ्यूम्स लगाना, हर वक्त खूबसूरत दिखना। तो जिसको खूबसूरत दिखने का शौक है, जो यूनिवर्स के नंबर के अकॉर्डिंगली है, वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। कुछ और लोग भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ब्यूटिशियन ही बने, वो मेकअप को ग्रूम कर सकते हैं, मेकअप के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स के नॉलेज के लेके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर के स्किल को पहचानिए, आप किस में मास्टरी कर रहे हो। क्या आप टैटू बनाने में मास्टरी कर रहे हो? आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो?
आसान काम देख के मत आओ। जरूरी नहीं है, आपको सब लोगों को ऐसे लगता है कि भाई सैलून इंडस्ट्री बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ का पसीना है ना बिल्कुल नीचे आता है, और वो आते वक्त है ना, वो जो वक्त लगता है, जो चैलेंज सामने आते हैं, क्लाइंट कभी प्यार से बात करता है, कभी गुस्से से बात करता है। मेरे सैलून में एक मंत्री की वाइफ से लेकर तो एक बोलते हैं ना रोड पे की औरत भी आएगी, कोई भी आ सकता है। बट मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि अगर एक मैं हाई प्रोफाइल लेडी को अटेंड कर रही हूँ, तो एक जब रोड की औरत आती है तो मैं भी उसको अपना क्लाइंट यानी कि अपना भगवान समझू, अपना खुदा समझू, बिल्कुल उस तरह अटेंड करूँ। तो लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई सैलून इंडस्ट्री बहुत आसान है, बिल्कुल गलत। सैलून इंडस्ट्री आसान नहीं है। मेकअप का ब्रश पकड़ के चलाना आसान नहीं है। मैं अपने फील्ड में नेल आर्टिस्ट से लेके स्किन स्पेशलिस्ट से लेके हेयर स्पेशलिस्ट से लेके मेरा सब कुछ ऑलराउंडर है। मतलब आज अगर मैंने सैलून डाला है तो मेरे सैलून में जितने भी लोग काम करते हैं वो मुझे बेवकूफ मूर्ख नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मैं जब भी कोई नई चीज मार्केट में देखती हूँ, सीखती हूँ, पूरा ए से लेके जेड तक सीखती हूँ। मैं खुद नहीं करती हूँ। ये नेल आर्ट भी मैंने नहीं किया, मेरी एम्प्लॉय ने किया है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आता है, पर मैंने क्यों सीखा कि कल मेरे सैलून में जब आप आओ ना मैम, तो मेरा एम्प्लॉय आपको बेवकूफ ना बनाए और आप मेरे एम्प्लॉय को तंग ना करो कि भाई तुमने ये गलत किया, तुमने यही बराबर नहीं लगाया। तो मुझे उसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस पता होना चाहिए और मैं आपको समझा सकूं कि मैम आप जो बता रही हो ना ये गलत है, या मेरा एम्प्लॉय जो कर रहा है मैं उसको रोकूं, ये तुमने सही नहीं किया, दोबारा करके दो। बिल्कुल तो ये सीखने के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा, समय और पैसा दोनों लगता है। पैसे घर में पड़े बोल के यूज मत करो। सबसे पहले ये जानो कि हमारी अंदर की क्वालिटी क्या है, हम किस लिए आए हैं दुनिया में। आसान काम के पीछे मत भागो, क्योंकि आसान जो रास्ता होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, पर आगे जाके ना इंसान खड्डे में गिरता है। 100%। सो बहुत ही अच्छा लाइक आपने कहा है कि सक्सेस तभी पा सकते हो जब भी आपकी स्किल्स के ऊपर आप काम करो, राइट। पर इंडिया में बकायदा ऐसा हो नहीं पाता है, राइट। अभी भी मेल डोमिनेंट कंट्री ही रही है, वो हमेशा ही रहेगी। आज के डेट में भी वैसे ही चल रहा है। औरतें करना शुरू कर दिया है उन्होंने, लेकिन अभी भी वो समय आने को भी टाइम लगेगा जहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल पोजीशनिंग पे रखा जाएगा, राइट। कि ये भी उतना ही कर सकती है, इसका भी वर्चस्व उतना ही अच्छा है जितना कि मेल का, राइट। पर हमारी औरतें जब तक घर से बाहर निकल के ये चीज स्वयं करना शुरू नहीं करेगी तब तक ये नहीं होने वाला, जी हाँ। राइट। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम उनको समझाना समझना। तो उसके लिए भी आपकी एनजीओ काफी सारी चीजें कर रही है, जैसे आपने बोला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जी हाँ, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम काफी सारे स्किल डेवलपमेंट करते हैं हम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? उसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि आप आइए मेरी एनजीओ से जुड़िए, आप मेरी एनजीओ के मेंबर्स बनिए। एक औरत घर बैठ के सिर्फ सैलून ही नहीं तो काफ़ी कुछ कर सकती है अपने 4 घंटे के टाइम पीरियड में। तो आप आइए हमारी एनजीओ से जुड़िए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैं स्पेशली मेरे एनजीओ के लिए आपके साथ में अलग से इंटरव्यू करूंगी, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद ये समय कम पड़ सकता है, मुझे ऐसे लगता है। तो आपको तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि आप आइए मेरी एनजीओ से जुड़ जाइए और फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंचती हैं। लेकिन हाँ, मुझे आपके इस बात पे थोड़ा सा मतलब लोगों का जो नजरिया है कि औरत को कम समझते हैं, नहीं मैम, आज की तारीख में मैं थोड़ी मर्दों की भी साइड लूंगी। बिकॉज ऑफ मेरे डैड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जिस जमाने में वो पैदा हुए थे, जिस वक्त से मैं आई हूँ, मेरे डैड ने मुझसे बहुत प्यार किया है। उन्होंने हमेशा मजहब का कोई लोड मुझ पे नहीं डाला, बुरखा पहनो, ये करो वो करो। मैंने अपने घर पे रह के हमेशा मिडी मिनीस पहने हैं। मैं बहुत ओपन माइंडेड रही हूँ। मेरे पेरेंट्स में से मेरी मम्मी को, ठीक है वो एक वुमन है, बट मेरे डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रखा काफ़ी, क्योंकि मेरी शादी से भी उनको दिक्कत नहीं हुई कभी। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपने आप को ओपन माइंडेड रखिए और ऐसा मत सोचिए कि आपको मर्द कुछ है। अब देखिए, किसी को अगर स्वभाव पे दवा हो पाती तो फिर बात ही क्या थी। हर इंसान के स्वभाव पे तो दवा नहीं हुई, मुझ में भी कुछ बुराइयां होंगी, अभी दवा खाने से तो जाएगी नहीं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के मर्द भी बहुत अच्छे हैं, वो औरत को समझते हैं। जो मर्द अपने घर में अपनी माँ को समझता है, जो अपनी बेटी को समझता है, डेफिनेटली वो अपनी बीवी को भी समझेगा। बस अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जब समझाए तो वो भी समझे और थोड़ा उसको भी प्रोत्साहन दे। उसे ये ना कहे कि तुम करती क्या हो घर में बैठ के,
दिन भर तो घर पे ही रहती हो, मैं कमाता हूँ, लाता हूँ, तुम्हें सब देता हूँ, तो तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तो ये औरत का फर्ज भी बनता है थोड़ा कि वो अपनी जरूरत को समझाए, कुछ चीजें नहीं समझ आने पे एक दो स्टेप ले और अच्छे से समझाए, ना कि झगड़ा करे। तो ये जिम्मेदारी औरतों की भी है। और आजकल के मर्दों के बारे में ऐसा नहीं, मेरा बेटा है इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं मर्दों की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी मैं औरत की करती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज मैं आपके अपने घर पे अगर मेरे फादर के साथ रह रही हूँ या मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बेटे के साथ, मैं उनको छोड़ छाड़ के तो जाके कुछ भी नहीं कर सकती ना। हर एक चीज की हमारे हिंदुस्तान में मर्यादा है, हर एक चीज की एक दहलीज है, आपको उसके अंदर रखे। तो उसके अंदर जो लोग हैं उनको समझाना जरूरी है। आप प्यार से समझाइए, थोड़ा वक्त लीजिए, डेफिनेटली समझेंगे। क्योंकि औरत से ज्यादा सॉफ्ट हार्ट है ना मर्दों में होता है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा है। इनफैक्ट जो भी मेरा रिलेशन रहा है पास्ट में मेरे हस्बैंड के साथ, मैं सोशल मीडिया पे यही कहूंगी कि जो भी हुआ वो एक वक्त बुरा चल रहा था मेरी जिंदगी में, तो वो हो गया। बट हाँ, इंसानियत के मामले में वो बहुत अच्छे इंसान है कि वो एक औरत की जरूरत को समझते हैं। कभी उन्होंने किसी औरत को नाम रखना या किसी को कम दिखाना या अपने घर में अपनी माँ और बहन को कम समझना, बिल्कुल नहीं। जितना सम्मान उन्होंने मुझे उस वक्त जब थी मैं घर पे दिया, उतना ही सम्मान वो अपनी माँ और बहन का भी करते थे और उतना ही सम्मान वो बाकी की औरतों का भी करते हैं। तो आपने शादी होने के बाद अपने नाम भी चेंज किया, डिवोर्स होने के बाद भी आपका नाम अभी भी सेम है? सेम है। एक्चुअल में डिवोर्स के बाद में नाम नहीं लगाना है, ये इनलीगल है। बट मैं ऐसी हूं ना कि मैं आर्मी वाले की बेटी हूँ। जब मेरी गलती नहीं है ना, तो मुझे सिखाया गया है एक मुंह पे मारने पे रिटर्न नहीं आना है, वो रिटर्न देकर आना है। तो मैं वो हूँ। जब गलती मेरी नहीं थी, जब मैंने आपसे शादी की अपने पूरे समाज से, मैं अपने समाज में सरनेम मेरा शेख है, मतलब मैं बोलते हैं ना ब्राह्मण होते हैं ना, उनसे भी श्रेष्ठ में आती हूँ, सुन्नी समाज से हूँ। तो जब गलती मेरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह रही हूँ, अपनी पूरे मजहब से बगावत करके मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ में रहती हूँ, तो रिटर्न में अपना करियर मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप से 1 रुपया नहीं लिया, सब कुछ उनको देकर मैं सिर्फ अपने कपड़े और मैं खुद तुम्हारे घर आई हूँ। तो एक औरत का ना सम्मान करो। क्योंकि जब हम नवरात्रि की देवी बिठाते हैं 9 दिन, तो उस देवी की मूर्ति बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि उसकी जो मट्टी है हम कहाँ से लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ये बाजारू औरत है, ये धंधा करने वाली है, उसके दर से जब तक आप मट्टी नहीं लाओगे भाई, उसकी पूजा नहीं होगी। तो नवरात्रि के आप घट बिठाते हो, उस वक्त उस देवी को 9 दिन बहुत अच्छे से पूछते हो, पर जब आप किसी की बेटी को लाते हो तो उसकी भी उतनी ही इज्जत करो। क्योंकि हम जो हमारे माँ बाप के घर पे रहे हैं ना, तो हमारी माँ बाप ने हमें चाहे वड़ा पाव खिलाया हो या होटल ताज की बिरयानी खिलाई हो, हमारे माँ बाप ने खिलाया है। हमारे माँ बाप ने किसी चीज के लिए हमें रुलाया नहीं है और ना ही हमारे सामने डोमिनेटिंग नेचर किया है। तो जब दूसरे की बेटी को अपने घर लाते हो तो अपने बाजुओं में इतना जोर रखो कि जब किसी को लाए हो ना घर पे खड़ा, तो जब तक वो उस घर से आड़ी नहीं जाती ना, उसके साथ निभाओ। बिल्कुल। तुम बोलोगे कि भाई आज शादी कर ली, प्यार किया, एक्सेप्ट हो गया, सब हो गया, मैंने शादी करके मैं ला दिया, लाने के बाद में फिर बोलोगे कि भाई अब ये हाउसवाइफ है, करियर खत्म है इसका, तो ये हमारी नौकर है। तो हम किसी के नौकर नहीं है, हमारे माँ बाप ने नौकर होने के लिए हमको छोटे से बड़ा नहीं किया है। और तुमको बाजार का कोई भी अच्छा लगेगा तो तुम फिर बोलोगे कि अब मुझे उसके साथ रहना है, तो हम खिलौना है। मतलब बात ऐसी हो गई ना कि ये आपका चाय का कप है, मेरा दिल किया, मैंने उठा के पी लिया, अब मैंने रख दिया, अब मेरा दिल भर गया, अब मुझे वो कप पसंद है। तो औरत है ना, कोई शोपीस में रखने वाली चीज नहीं है। और मार्केट में बहुत अच्छा दिखता है, भगवान ने खूबसूरत आंखें दी है आपको, बहुत सारी खूबसूरत चीजें दिखती है, तो हर खूबसूरत चीज को या हर खूबसूरत दिखने वाली चीज को अपने घर नहीं लाया जाता। एक सिंपल सा मुहावरा बताऊंगी आपको, आपको भी शायद पता होगा। आप अच्छे अच्छे होटल्स में जाती होंगी खाना खाने, तो क्या करती है आप, खाना खाने के बाद वो जो हाथ पोंछती है ना टिश्यू पेपर, अपने घर लाती है टिश्यू पेपर को पोंछ के? नहीं, आप वहीं रख देती है। वहां पे अगर कपड़े का रुमाल भी हो तो आप उससे हाथ पोंछती है, रखती है। क्यों रखती है? क्यों? आपके घर में रुमाल नहीं है, आपको कम पड़ेगा, आप ला सकती है, हम नहीं लाते। तो बस खूबसूरत लगी हुई चीज को खूबसूरती देखो, उसकी खूबसूरती को निहारो, उसे वहीं छोड़ो, अपनी बीवी के बराबरी में लाके मत खड़ा करो। बिल्कुल। और मुझे अगर कोई ये कहता है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि भाई तुम्हारे मजहब में तो 4 शादी होती है ना, तो तुमने अपने मजहब में की होती तो तुम फिर अपने हस्बैंड की 4 शादी बर्दाश्त करती। तो भाई मुझे पता है मेरे मजहब में 4 शादी होती है,
पर मेरा टारगेट ही फिक्स था कि मुझे 4 शादी करने वाले मजहब में शादी ही नहीं करनी, इसलिए मैंने हिंदू से शादी की। अब तुम्हें बाजार का कुछ अच्छा लग गया तो तुम मुझे बोलोगे वो भी एक्सेप्ट करो, तो मैं खिलौना नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर जीरो किया, अपने मजहब के खिलाफ गई, पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी रही। मेरी माँ के मरते दम तक मेरी माँ ने मुझे मन से एक्सेप्ट नहीं किया था। उनकी जो भी पर्सनली बातें होती थी मेरे साथ होती है। हाँ, मेरे माँ ने कभी मेरे पति का इंसल्ट नहीं किया, कुछ नहीं, उन्हें हमेशा बेटे की तरह चाहा, उनसे कभी कुछ नहीं किया। मेरी माँ की जब डेथ हो गई, उनका जो भी मैयत का था, पूरा मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ देवर इन्होंने खर्चा किया। सब कुछ अपने बेटे की तरह उन्होंने किया, अपनी माँ समझ के किया। वो बहुत इज्जत की बात है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ है, मेरे डैड है, वो हैदराबाद में थे, उनको तो मेरी माँ की मैयत की भी खबर नहीं दे पाई मैं, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था उस वक्त वो कहाँ चले गए थे। घर पे थे, पर मेरी जो बुआएं थी, मेरी जो डैडी की बहन है, वो मुझे नंबर भी देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे जाके उनको ढूंढना पड़ा हैदराबाद में, मेरी माँ के कुछ वक्त के बाद, मैयत के बाद। तो ये वक्त से मैं गुजर रही थी, सब तुम्हारे सामने था, मेरे गोद में मेरा छोटा बच्चा था, मेरे पास मेरा करियर जीरो हो गया था, मेरे अकाउंट बैलेंस जीरो थे। फिर भी मैंने तुमसे कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरे अकाउंट में तुम पैसे डालो या ये करो वो करो। मैं लाख रुपए कमाने वाली लड़की जब तुमसे शादी की, तुम्हारे घर पे तुम्हें महीने के 5,000 रुपए खर्चे के लिए मिलते थे क्योंकि तुम बॉडी बिल्डिंग करते थे। वो जानते हुए जिस दिन मैंने शादी करके अपने घर थी, मेरी ननन की शादी हो गई, जब घर पे पता चला तो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने और देवर ने मुझे बुलाया। मैं सामने गई, मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, सब कुछ समझाया, सब कुछ हुआ। मेरे देवर ने थोड़ी बहुत बातें की। बाद में मेरी मदर इन लॉ काफी टाइम सुनते बैठी थी। वो सीधा उठकर आई, मेरे सामने उन्होंने कुर्सी रखी, मेरे पति की सारी बुराइयां गिनवाई उन्होंने। सिगरेट पीता है, मुझे पता है, पहले काफी गर्लफ्रेंड्स हो चुकी है, मुझे नाम के साथ पता है, कमाता नहीं है, मुझे पता है, जब देखो तब पार्टी करनी रहती है, 30 दिन में से 25 डेज से पार्टी करता है, मुझे वो भी पता है, अभी भी एक्स गर्लफ्रेंड लोग से बातें करता है, मैं बोली नाम के साथ पता है। ठीक है, फिर भी शादी की? मैं बोली हाँ। लेकिन क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव टाइप की हूँ, और आपका बेटा बिल्कुल वैसा नहीं है। तो बोलते हैं 1+ है तो 1 माइनस होना चाहिए, तो ही जिंदगी चलती है। जब मैंने इतना आपको इतनी चीजों के साथ और एक मुस्लिम मजहब के साथ बगावत करना खाने का काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मेरा डिवोर्स हो गया है, फिर भी मेरा मजहब मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट करते हैं वो मुझे सुकून से जीने नहीं देते, वो मुझे ताने देना, मुझे बातें सुनाना, मुझे हर वक्त यह एहसास दिलाना कि भाई तूने हिंदू से शादी की, क्या मिला? उसने छोड़ दिया दूसरी औरत के लिए तुझे, क्या लिया तूने उसे कुछ नहीं लिया। वो मेरा डिसीजन था, मुझे नहीं लेना था, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं जहां लात मारूंगी वहां से पानी निकालूंगी। मेरी मेहनत ही इतनी है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। भगवान मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो यह मेरी अपनी सोच से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। पर आप स्वयं ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वही मैं कहती हूँ कि मतलब एक लड़की, भगवान ने बनाया है लड़कियों को ऐसे है कि वो कोई भी स्ट्रगल ये दुनिया में चाहे जो भी हो, शी कैन इजिली मूव आउट। यस, राइट। कई औरतों के साथ बहुत इजी भी रहता है, कई औरतों के साथ नहीं। राइट। वो शायद अपना गवा दे सब कुछ और अपने आप पे होप्स छोड़ दे, पर वैसे समय में भी आपने होप्स नहीं छोड़ी। जी। राइट। आप डटी रही कि नहीं भाई तो क्या हुआ अगर मैंने ये चीज भी छोड़ दी, क्या हुआ मजहब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जी। और मैं अपना खुद ही बनाऊंगी। राइट। आपने अच्छे से बनाया भी। तो ऐसे काफी कम औरतें हैं जो ये चीजें कर पाती है। राइट। आपको लगता है कि आफ्टर मैरिज लाइक खुद काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, खुद के लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर डिवोर्स, या फिर अगर कोई लड़की अकेली रहती है उसके पास इंडिपेंडेंट चीजें बहुत ज्यादा है, मतलब शी इज वेरी इंडिपेंडेंट कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाती है और अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पाती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि विदाउट मैरिज चीजें अच्छे से चल जाती है या आफ्टर मैरिज चीजें अच्छे से चलती है? दोनों में भी चीजें कुछ अच्छे से नहीं चलती है और कुछ बुरी भी नहीं चलती है। लाइफ है, हर वक्त एक नया चैलेंज मिलेगा। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, सैलून में जाके मुझे एक नया चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो लाइफ एक चैलेंज है, उसको चैलेंज की तरह जियो। हर पल एक नया चैलेंज मिलेगा, उस चैलेंज को सामने जाओ। जिंदगी को खत्म करके मत लो, और किसी के लिए भी मत खत्म करो, ना पति के लिए, ना घर वालों के लिए, ना बच्चे के लिए, क्योंकि भगवान ने एक जिंदगी दी है,
उस जिंदगी को जियो और जो भी चैलेंज आ रहा उसको हंस के एक्सेप्ट करो। जब तक आप उस चैलेंज को फेस नहीं करोगे आप कैसे बताओगे। आज मेरे साथ में जो भी हुआ, मेरा डिवोर्स हुआ, जिसपे मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया, उस इंसान ने मतलब बोलते ना वो मेरा टाइम पीरियड ऐसा था कि हाँ मुझे भी ऐसे लगा कि अब मैं मर जाऊं। मुझे वाकई में लगा क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैंने, आप देख सकते हो मैंने अपने हाथ वाथ काट लिए। मेरा मतलब आप मुझसे ना मेरे डिलीवरी का दर्द पूछिए मैम, मैं डेफिनेटली बताऊंगी क्या पेन था वो 48 आवर्स। पर आप मुझसे ये दर्द पूछोगी ना तो दर्द मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो वक्त में ना जब मुझे पता चला और सामने से जब मुझे ऐसे बोला गया मेरे हस्बैंड ने कि मुझे तुम अब पसंद नहीं हो बिकॉज यू आर अ मैरिज मटेरियल, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, अब मुझे उससे प्यार है। तो ये ना मेरे लिए मौत से बढ़कर वक्त नहीं था। बिल्कुल। मैं पागलों की तरह रास्ते पे बैठी हूँ, मैंने बहुत पागलपंती की है, मैं खुद के होश में नहीं रही हूँ। एक बार तो मैंने अपना लिटरली बच्चा तक गुस्से में जहां खड़ी थी वो बहुत रोने लगा, छोटा था, मुझे यही चाहिए और मेरे दिमाग में बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा करियर जीरो हो गया है, मेरी माँ मर गई है, मेरे पिताजी मुझसे दूर है, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे है कांटेक्ट में, लेकिन अब मैं करूँ क्या। और वो वहां पे रोता खड़ा था, मैं उसको वहीं छोड़ के आगे चली आई। लेकिन एक पल में, उस पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं यहाँ हूँ। मुझे याद आया कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने का और उस बच्चे को दुख देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर मैं माँ बनी हूं तो मुझे पूरी दुनिया के सामने फेस करना है जो मेरी जिंदगी में बुरा वक्त आया है, मुझे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। अब जो हो गया है मुझे एक्सेप्ट है, मैं उसको फेस करूंगी, उसके साथ लड़ूंगी, उसके साथ जीऊंगी, और उसमें से भी मैं एक वक्त गुजरेगा मैं खड़ी होके दिखाऊंगी, पर मैं अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करूंगी। उसके लिए वो वक्त लाऊंगी जो आज स्ट्रगल, जो आज बुरा वक्त मैं देख रही हूँ, भगवान ना करे कभी उसको देखना पड़े, और कभी आए भी तो वो सीखे कि मेरी माँ ने क्या किया था, मेरी माँ ने मेरे डैड से क्या लिया था, और मेरी माँ ने कैसा वक्त देखा है। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, लोगों ने मुझे जज किया, लोगों ने मुझे गलत नजरिए से देखा, बहुत कुछ देखा है मैंने। लाइफ औरत की है ना या मर्द की हो, आसान नहीं होती है। मर्द अगर घर पे औरत को रख के कमा रहा है ना तो भाई उसको भी बहुत चैलेंज देखने पड़ते हैं। कभी कभी औरत गलत रास्ते पे चल के बहुत इजी कर लेती है, मर्द वो नहीं कर सकता। तो ये तरह की चीजें होती है। मैंने देखा है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पाते। Yes. मतलब उनके फेस पे दिख जाता है। वेरेस देवी का रूप होती है औरतें, जहाँ पे वो मल्टीपल इमोशंस फेस कर रही होती है, पर आपके चेहरे पे उसकी स्ट्रेंथ ही दिखेगी आपको। आपको वो फेस से कभी बता नहीं पाएगा कि ये औरत कौन सी चीजों से जा रही है। राइट। सो यही एक बोलते हैं ना भगवान की देन है कि औरतों को इस तरीके से गढ़ा हुआ है कि वो सारे स्ट्रगल्स को हैंडल कर पाए और अच्छे तरीके से उसको टैकल कर पाए। जबकि आप मर्दों की बात करो तो उनकी जो फीलिंग्स भी होती है वो दिख जाती है। राइट। अगर वो सैड है तो वो दिख जाता है, कोई ट्रॉमा में चाह रहे तो वो भी दिख जाता है। राइट। सो ये जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आपके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, खैर ये किसी और की लाइफ में ना आए, लेकिन ये चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हुए हो। शायद अगर ये चीजें नहीं होती तो आप ये लेवल पे आज नहीं होते जो आप करने चाह रहे हो। और शायद ये इसीलिए आपके साथ हुआ है ताकि आप दूसरे औरतों को भी स्ट्रांग बना पाओ। Yes, और उनको एक पाथ बना पाओ, उनको एक पाथ दिखा पाओ जो नहीं कर पाते लोग। राइट। आप एनजीओ चला रहे हो, आपके खुद के फाउंडेशन भी है जहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटीज भी कर रहे हो। राइट। सो इसलिए सभी की चीजें ना लिखी हुई रहती है, मैं मानती हूँ। इट्स प्री डिस्टाइंड। राइट। जो हो चुका उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो। जो अभी आपके साथ है, अभी आपके पास है, वो ज्यादा ही बेहतर है, बिकॉज वो आपके लिए ही वो बना है, बिकॉज आपके पास उतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जी। राइट। अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो इंडस्ट्री है, सैलून इंडस्ट्री, उसमें जैसे मैंने कहा कि ये जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते, एज अ फ्रीलैंसिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं इसको। मेरे काफी कस्टमर्स भी रहे हैं जो सैलून इंडस्ट्री के ही रहे हैं, काफी सालों से अपना सैलून्स चला रहे, लेकिन उनको भी बिजनेस के सारे लूप होल्स पता नहीं है। वो बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं चला रहे, उनको पता ही नहीं है कैश फ्लो कैसे होना चाहिए, कब कहाँ कितना लगाना चाहिए, मार्केटिंग में कितना लगाना चाहिए, सब चीजें कुछ भी नहीं पता रहती है। तो अभी ये प्रोफेशन इटसेल्फ इज सो अनऑर्गेनाइज्ड कि
लोगों को ये प्रोफेशन दिखता नहीं है, राइट? सो कभी आपने ऐसा फेस किया है, ऐसी कोई बातें जो आपको लगी हो कि ये प्रोफेशन को लेके लोग बहुत इंसल्टिंग आपको फील हुई हो? हाँ, हुई है। जब मैं फ्रीलांसिंग करती थी तो जब कोई फ्रीलांसर आपके घर आता है तो कस्टमर्स जो है, लोग जो है, ऐसे सोचते हैं हाँ आ गई ब्यूटिशियन, पार्लर वाली, हाँ बैठो, शूज बाहर निकाले, हाथ सैनिटाइज किए, हाँ बैठो, पानी मांगने पे हाँ वहां पे रखा है ले लो, जैसे कि वो एकदम तुच्छ हो, उसी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो। ये सारी चीजें मैंने फेस की। लोग करते हैं ऐसे, और अपनी चीजों का बहुत ज्यादा कि भाई थोड़ा दूर रहो, और हाथ सैनिटाइज किए क्या नहीं, वो लोगों का वो टाइप का बिहेवियर है। सैलून इंडस्ट्री वालों के साथ में ये बहुत सी चीजें होती है, बट लोगों का जो बिहेवियर है ना, जब आप किसी फ्रीलांसर को घर बुलाते हो ना तभी रहता है। सैलून में भी आके करते हैं कुछ लोग, नो डाउट करते हैं, सैलून में भी मेरे आके करते हैं, एसी कम नहीं है। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बताओ, प्रोडक्ट लेंगे, पहला वो ओरिजिनल है क्या नहीं गूगल से स्कैन करेंगे, अच्छी चीज है, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप हमसे भी पूछ सकते हो, आप हमको थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का जो डॉक्टर दवा दे रहा है लिख के, या उसने अपने पास की मेडिसिन दी है, तो उसको पूछते हो क्या किस मेडिसिन के डब्बे से तुमने मेडिसिन निकाली है, डब्बा दिखाओ, एक्सपायरी है क्या नहीं। तो डॉक्टर के साथ नहीं करते ना, तो सैलून इंडस्ट्री के साथ भी मत करो। बिल्कुल। अगर हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप भी का भी काम है रिस्पेक्ट दो, और जहां ये क्लाइंट नहीं करते हैं तो हमारी नजर में फिर वो क्लाइंट क्या है समझना हम समझ जाते हैं। ये इंडस्ट्री ना बाहर से मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा ग्लैमराइज्ड है, यस, पर अंदर के आपके जो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रहे वो बहुत अलग ही रहते हैं। मुझे लगता है अंदर से ये काफी ब्रूटल, मतलब कस्टमर्स आके ना मैम आटे दाल चने का और सब्जी का भाव करते हैं। अभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं, आपके रेस्टोरेंट में मैं आई हूँ, मुझे फिश बहुत पसंद है तो मुझे सुरमई फिश खानी है, थाली लेनी है। आपका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा आपका प्राइस है, 1000 रुपीज की थाली है, तो मैं आपने से मैंने मेन्यू पूछ लिया कि भाई उस थाली में क्या क्या आएगा, आपने 4-5 चीजें गिनवा दी, तो मैं ये कहूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो आपने निकाल दी, तो 1000 रुपए में से वो चीजें कम हो गई, प्राइस कम हो गया, नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं। नहीं करोगे आप। तो सैलून में आके ये क्यों करते हो, मेरे बाल तो बस इतने से ही है, ये कहाँ इतने हैं, ये लेंथ उनको शॉर्ट लगती है, मुझे बोलते हैं ये मेरी जितनी लेंथ है, बोलते हैं ये शॉर्ट लेंथ है, मैंने कहा ये अगर शॉर्ट लेंथ है तो फिर बड़ी लेंथ कौन सी है, बोले ये यहाँ तक रहती है, वो लॉन्ग लेंथ है और ये शॉर्ट है, तो फिर शोल्डर लेंथ को आप क्या बोलोगे। तो लोग आके ना सैलून में सब्जी मंडी का भाव करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उनको लगता है हम 10 रुपए की कोथिंबीर और 30 रुपए का पालक लेने आए हैं। तो भाई जिनको ऐसा लगता है वो नींद में से जागो, ये सैलून इंडस्ट्री है, ये मेकअप की दुनिया है, यहाँ पे हम जो आप खुद को घर पे ग्रूम नहीं कर पाते हो ना, आप जब हमारे पास आते हो तो हम आपको एक ऐसा अट्रैक्शन लुक देते हैं कि आपके घर वाले भी सोचने लगते हैं कि भाई गई कैसी थी और आई कैसी है। जो आपको इज्जत नहीं देते ना कुछ लोग घर पे, जो आपको ये समझ आ रहे फुकड़ का खाली बैठी हुई है, तो हम आपको इस तरह से रेडी करते हैं, ऐसा आपके अंदर एक चेंज लाते हैं कि सामने से बैठा हुआ इंसान भी खड़ा होकर आपको इज्जत देता है, फिर वो चाहे आपके माँ बाप हो या पति हो या आपकी अपनी औलाद हो। तो ये इंडस्ट्री की आप इज्जत करिए। आप जब हमारे पास आते हो ना, सब्जी मंडी का भाव मत करिए, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस पर हमें जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, हमारे सैलून में हमें रेंट देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, वक्त पे उनको देना जरूरी है, हमारे अपने खर्चे हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाके प्राइस नहीं करते हो ना, तो सैलून में आके क्यों करते हो। और आप ये करते हो मतलब आप खुद की इज्जत कम करके लेते हो दूसरों की नजर में। अपनी इज्जत बनाए रखिए, और जो चीज है जिसका जो रुतबा है उसको वही मेंटेन करिए। मेरे कुछ क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट का मैं नाम लूंगी, उनका नाम खुशी मैडम है। वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, मैं जब उनका बड़ा पैकेज बनता है तो हम सामने से उनको खुशी से डिस्काउंट देते हैं। तो वो मैम क्या, उनके जो हस्बैंड है वो क्या कहते हैं मालूम है, गौरी मैडम आप डिस्काउंट मत दो। डिस्काउंट उनको तो जिनको बहुत डिस्काउंट चाहिए रहता है। आपका जो चार्ज है, जितना चार्ज है, 2 पैसे ज्यादा लो, पर काम आप ऐसे दो कि मेरी बीवी है ना बेहद खूबसूरत दिखनी चाहिए, घर में भी और बाहर भी। तो आप चार्ज का बिल्कुल टेंशन मत लो, और उनकी बीवी का, वाइफ का होने तक वो मेरे सैलून में बैठे रहेंगे हक से, मुझे अपनी बहन समझते हैं, सामने से बोलेंगे गौरी चाय मंगाओ ना, आपके यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, और जो भी बिल बनता है उसके ऊपर उतने मुझे पैसे दे के मेरे पूरे स्टाफ को, करती एक लड़की है या कोई एक लड़का करेगा,
बट वो जितने 6 लोग हैं सबको टिप देते हैं, ये उनका बिहेवियर है। तो आप ऐसे लैविश और अच्छे कस्टमर बनो। जरूरी नहीं है सबके पास उतने पैसे हो, पर आप जितना भी करते हो ना, 70 रुपीज मेरे सैलून में आईब्रो का चार्ज है भाई। वो आके भी है ना, अच्छे अच्छे लोग, हाँ लैविश 3 BHK 4 BHK में रहने वाले, 50 रुपए लो, 40 रुपए लो, क्या नेक है ना, ये पेन करता है जब एक आईब्रो करते हैं हम। शोल्डर पे ना वजन आता है। आर्टिस्ट की मेहनत देखो, अगर थोड़ा सा भी आपके आईब्रो में 1 से ज्यादा 2 बाल निकल गए, पूरी आईब्रो बिगड़ जाती है। और उसको बनाते बनाते, उसको मेंटेन करते करते आपका अच्छा खासा 3 महीना जाता है। पूरा ग्रूम करना पड़ता है, उसको ग्रोथ करनी पड़ती है। उसके बाद में आप बीच बीच में आते हो, आप कैस्टर ऑयल लगाते हो, आप पेंसिल लगाते हो, कितना मेहनत पड़ती है। आर्टिस्ट है, उसका कला है, वो अपने कले को अगर दिखा रहा है, आप भी उसकी इज्जत करो। 70 रुपए देते वक्त खुशी से दो, स्माइल से दो, भले 1 रुपया ज्यादा मत दो। और यार टिकट साइज भी बहुत छोटी सी है, ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ आप स्पेंड करके जा रहे हो। कुछ क्लाइंट तो शायद खाली पर eyebrow आपको करके निकल जाए। पता है कि आईब्रो अगर जरा सी भी खराब हुई, पूरा फेस खराब हो जाए, बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता। तो हम हमारी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका कर रहे हैं, आपको एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपको आराम से अच्छे से, कि आपको पेन ना हो, पूरी कोशिश करते हैं। एक अच्छी आर्टिकली आपको चीज बना के दे रहे हैं आपके बॉडी पे, तो वो आर्टिस्ट की ना बहुत इज्जत है। उतनी ही इज्जत है जैसे कि माँ पार्वती की मूर्ति आप बनाते हो या भगवान गणपति जी की मूर्ति बनाते हो, तो उस आर्टिस्ट की जितनी इज्जत है ना, उतनी ही इज्जत हम सैलून इंडस्ट्री वालों की भी है। तो मैं कस्टमर से यही कहूंगी, लोगों से, प्लीज आर्टिस्ट की इज्जत करिए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री का आर्टिस्ट हो, फिर वो एक फैशन डिजाइनर हो, एक खाना बनाने वाला हो, कुकिंग वाला हो, या एक सैलून इंडस्ट्री हो, कोई भी आर्टिस्ट की इज्जत करिए। आप सबकी इज्जत करते हो, गणपति बनाने वाले की बहुत इज्जत करते हो, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने वाले की बहुत इज्जत करते हो, डॉक्टर की बहुत इज्जत करते हो, तो सैलून इंडस्ट्री की क्यों नहीं करते भाई? अगर हमने आपका फेस बिगाड़ दिया, अगर आपके हेयर मैंने बिगाड़ दिए, आपने बोला ऐश कलर और मैंने दिया आपको महोगनी कलर, आपका लुक चेंज, आपके स्किन के अकॉर्डिंगली कलर होता है, चेंज कर दिया, पूरा लुक बदल जाएगा, आप कितने गंदे दिखोगे। अगर आर्टिस्ट ने ऐसे काम किया तो चलेगा आपको? पर ऐसे सैलून्स भी है ना जो सर्विस अच्छी नहीं दे पाते। बिल्कुल नहीं मैम, ऐसे कोई सैलून नहीं है। सैलून्स में ना ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप सैलून में आए हो, आप काम कर रहे हो, तो हर सैलून इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, एम्प्लॉय से लेके ओनर तक, हर किसी के लिए ना, आपकी फील्ड हो या मेरी फील्ड, कस्टमर यानी के भगवान, वो सब इज्जत करते हैं। कोई कस्टमर के साथ ऐसे नहीं करता, बट कस्टमर का कभी कभी मिसबिहेव ऐसे रहता है, बात करने का तरीका नहीं होता है, वो ऐसे समझते हैं कि बार्बर ही तो है ये, व्हाट डू यू मीन बाय ये, क्या बार्बर है तो है ये, और इस तरह से ये कोई लैंग्वेज है आपकी? ये ऐसे हाथ दिखा के बात करना, ये कोई तरीका है आपका? तो आप इज्जत दो तो आपको भी इज्जत मिलेगी और अच्छी सर्विस भी मिलेगी। अच्छी सर्विस भी मिलेगी। आप अगर मुंह चढ़ा के बात करोगे, फिर भी एम्प्लॉयज हो या ओनर हो, पेशेंसली हम बिहेव करते हैं। कितना भी आप गलत करो, क्योंकि मुझे बचपन में एक सीख मिली है, सामने वाले ने कितने भी बदतमीजी से जवाब दिया हो, पर आप तमीज में रह के जवाब दो, ताकि उसको खुद को गिल्ट फील हो कि भाई मैंने इतनी बदतमीजी की, पर बंदे ने मेरा तमीज से काम किया। तो हम इंडस्ट्री वाले वैसे काम करते हैं। पर कुछ लोग अगर बाहर आके बोल रहे हैं कि भाई ये सैलून खराब है, ये सैलून में काम बराबर नहीं मिला, तो नहीं, आप सोच के कुछ जाते हो, आपको चाहिए कुछ और रहता है और आप मांगते कुछ और हो। जैसे कि मैंने कहा, ये जो छोटे छोटे सैलून्स होते हैं, ठीक है, अभी उनके पास रेगुलर कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो शायद एम्प्लॉयज भी वो उस तरीके के हायर करते हैं, जो जिनको वो सिखाते हैं उन्हीं को एम्प्लॉय कर देते हैं, और वो भी मेन पे बिठा देते हैं। तो कभी कभार सर्विसेज बिगड़ जाती है, ऐसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार सर्विसेज बिगड़ जाती है, क्योंकि आप स्टार्टअप को बिठा रहे हो मेन चीजें करने के लिए। जैसे आप आईब्रो बोलो, तो फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने हिला दिया तो लुक तुम्हारा पूरा खराब पूरा खराब हो जाएगा। राइट। सो आई रियली फील दैट ये जो है ना, आपको सैलून इंडस्ट्री में रहना है तो आपको क्वालिटी स्टाफ रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर स्टाफ अच्छा नहीं, बिकॉज ये सर्विस इंडस्ट्री है, अच्छा सर्विस नहीं तो इंडस्ट्री खत्म, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्वालिटी एंड अ गुड स्टाफ, राइट। ये बात क्लाइंट को ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको कम पैसे में सर्विस अच्छी नहीं चाहिए, तो आप वैसे सैलून में जाइए जहाँ पे
आपको कम पैसे में अच्छी सर्विस ना मिले। अभी आपने बराबर मुद्दे की बात की मैम। है ना? जितना पैसा उतनी सर्विस। बिल्कुल। आप पैसे के लिए बार्गेनिंग करते बैठोगे तो सर्विस भी फिर आपको वैसे मिलेगी। हर कोई गौरी नहीं होता है। मेरा काम करने का ही तरीका ऐसा है कि आप अगर मुझे 100 रुपए दे रहे हो तो मेरा बचपन से ही वो नेचर रहा है कि भाई सामने वाले ने 100 रुपए काम के लिए दिए हैं ना, पर मैं उसको सर्विस 200 रुपए की दूंगी, बिल्कुल। ताकि उसको खुद को फील हो बंदी ने 100 रुपए लिए पर काम मुझे 200 रुपए का दिया, अगली बार वो मेरे पास आना चाहिए। क्योंकि मुझे जो अभी ग्लोबल इंडिया का अवार्ड मिला है वो मेरे 31 क्लाइंट्स ने, 31 to 35 क्लाइंट्स ने स्पेशली मेरे लिए अवार्ड के लिए वोट किया है अरे वाह। कि हमें गौरी ही पसंद है। हम 22 साल से गौरी के पास काम करवा रहे। बीच में ब्रेक भी हुआ तो हम तभी भी वो मुझे फोन करते थे कि गौरी अभी तुम काम नहीं कर रही हो, हमें यहाँ जाना है, क्या सर्विस है। आज भी मेरे क्लाइंट्स है ना, मेरे सैलून में आते ही हैं, पर मेरे सैलून के अलावा कभी गांव जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, उनको इमरजेंसी होती है, कुछ करवाना होता है, वो मुझे वहां से फोन करते हैं और उस सैलून वाले को बोलते हैं जो ये बोल रही है ना आप वो दो, वही करो। आप मत अपनी पसंद का करो। तो वो भी पूछते क्यों ऐसा, तो बोले ये जो देती है ना वो बेस्ट होता है और वो 1% नहीं 1001% बेस्ट होता है। तो हमें वही सर्विस चाहिए। फिर वो मुझे फोन देते हैं, फिर मैं उनको समझाती हूँ कि आप उनकी बात का बुरा मत मानो, वो मुझे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ही काम करो। बस उनका ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि उनके हेयर में, उसके स्किन में ये प्रॉब्लम है, आपके पास अभी क्या अवेलेबल है, तो उसमें ना पैसे का मत देखो, वो पैसे देंगे आपको, बेस्ट सर्विस दो कि जैसे आज उन्होंने मुझे याद किया दूर जाके, वैसे वो आपको भी याद करे। सो हमारे ये इंडस्ट्री में, आपका जो ये इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऐसे कोई स्कैम्स या ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है जहाँ से जो कभी किसी ने बात नहीं उछाली या कभी किसी ने वो चीजों के बारे में बात नहीं की? जैसे कि जैसे कि अगर प्रोडक्ट कोई और कंपनी का है और दिया किसी और कंपनी का, पर बॉटल किसी और कंपनी की होती है, ऐसी कोई प्रैक्टिसेस होती है जो मैम आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे कि मैं अभी आपको क्या ही जवाब दूं। which no one talks about basically? बाकी के सैलून का तो नहीं पता मुझे। नहीं, आई गेस छोटे छोटे सैलून्स में ये सारी चीजें तो हमने नहीं देखी है कभी। आई डोंट नो अबाउट बिगर वंस ऑल्सो, सो आई हैव नो आइडिया कि ऐसी कोई चीजें होती है, ऐसे कोई स्कैम्स वगैरह होते हैं या फिर पहले जमाने में क्या होता था पता नहीं। आज की पब्लिक इतनी स्मार्ट है कि वो हर वक्त गूगल बाबा को लेके चलती है साथ में। तुरंत फोन खोलेंगे, स्कैनर ओपन करेंगे, सबसे पहले उस चीज को स्कैन करेंगे और पता कर लेंगे वो चीज कितनी पुरानी है, कितने टाइम की पुरानी है। एक एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हो कि कई जगह पे शायद ये चीज होती भी होगी कि भाई प्रोडक्ट कुछ और है, बॉटल कुछ और है, उसमें डाला कुछ और जा रहा है, पर वो स्कैम पे ना पकड़ा जाता है। क्योंकि बॉटल जब बहुत पुरानी होती है, एक्सपायरी डेट की है, समझो एग्जाम्पल नई बॉटल में कोई लाई हूँ, उसमें मैं पुरानी बॉटल में डाल रही हूँ, अगर क्लाइंट ने वो स्कैन किया तो डेफिनेटली वो पकड़ा जाएगा। रीजन क्योंकि बॉटल काफी पुरानी है, क्लाइंट को ये नहीं पता उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मुझे पता है कि मैंने नया डाला है, पर बॉटल पुरानी है, पर बॉटल पुरानी यानी कि एक्सपायरी डेट के आगे आप लोगे नहीं, इससे मेरे सैलून का नाम खराब होगा। तो ये कोई नहीं करता है। मोस्ट ऑफ ये हरकत कोई प्रोफेशनल सैलून वाले हो या नॉर्मल सैलून का तो मैं नहीं कुछ बता सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई करता है। आजकल नॉर्मल सैलून में भी अगर आप जा रहे हो या प्रोफेशनल सैलून में भी हर कोई, मैंने जैसे बोला, फोन, एंड्रॉइड फोन सबके पास है, गूगल बाबा सब चलाते हैं, गूगल से सब पता चलता है। तो ये चीज होना नामुमकिन है। ऐसी 3 चीजें जो भी ये इंडस्ट्री के है, जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ऑलरेडी है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करे, ऐसी कोई 3 चीजें आप उनको बताना चाहोगे? तो सबसे पहली चीज, अगर कोई बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, अगर उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ सैलून्स घूमिए, आपकी कहाँ गलती हो रही है वो पहचानिए कि आपके स्टाफ से कुछ गलती हो रही है, आप कहाँ पे कम पड़ रहे हो, आप पहले वो जानो। आप 10 सैलून घूमो, एक दिन पूरा सब सैलून घूमो, नहीं घूम सकते तो एवरी डे कोई एक एक सैलून घूमो, 1 से 2 सैलून, आपको पता चलेगा आपका सैलून कहाँ चल रहा है। और अच्छे अच्छे सैलून घूमो, ब्रांडेड सैलून घूमो, नॉर्मल सैलून मत घूमो। नॉर्मल सैलून तो नॉर्मल सैलून ही है, ब्रांड के सैलून घूमो, आपको पता चलेगा कि स्टाफ क्या बिहेव कर रहा है, रिसेप्शन पे आपको कैसे अटेंड करते हैं, और फिर आपके सैलून में क्या गलती हो रही है, आपकी पहली गलती पता चलेगी। दूसरी गलती, आप
सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना शो अप करोगे, आप जितना चीजें दिखाओगे, आप जितना अपना काम बेहतरीन दिखाओगे, उतना आपको क्लाइंट मिलेगा। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए मत दिखाओ। जब क्लाइंट एंटर करे, मैंने तो रील में बना दिया अच्छा, पर जब क्लाइंट मेरे पास आया तो मेरा बिहेवियर वैसा होना चाहिए, हंसते हुए वेलकम होना चाहिए, हंसते हुए उनको बाय बोलना चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपने क्लाइंट्स को डोर तक लेके जाके डोर ओपन करके बाहर बाय कहती हूँ। रीजन क्योंकि वो भगवान आए, अब भगवान जा रहे हैं, सो खुशी से जाए, क्योंकि मेरे लिए मेरा क्लाइंट मतलब भगवान है, मेरा फरिश्ता है। तो ये आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, और जो आप रील में दिखा रहे हो आप वही चीज आपके हर क्लाइंट को दीजिए। बिल्कुल। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपके बिजनेस में अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अगर आप अपनी वुमेन के नाम से बिजनेस स्टार्ट करो तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बिना बैच का लोन मिलता है औरतों को, जहां पे बैच नहीं लगता है, टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। लेडीज के लिए टैक्स फ्री है, बैच फ्री है। तो आप ऐसा बिजनेस जो कर रहे हो सैलून इंडस्ट्री में, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, इनके नाम से स्टार्ट करिए। तो क्या होगा कि भले ही वो एक हाउसवाइफ है या कुछ भी है, आज आपने उसका नाम यूज किया, उसके नाम से आप कर रहे हो। एक तो औरत यानी कि लक्ष्मी का रूप, दूसरा औरत यानी कि समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहेगी। तीसरा, आपको इसके थ्रू काफी अच्छा कैश फ्लो चलेगा। करेक्ट। और सबसे लास्ट बात कि गवर्नमेंट खुद आपको लोन दे रही है बिल्कुल। बिना बैच का, तो उसका फायदा लो, पर उसको भी कुछ परसेंटेज घर बैठ के दो, कि भले ही वो इंटरेस्टेड नहीं है इस इंडस्ट्री में, आप कर रहे हो, बट आप उसकी एक इनकम फिक्स रखो कि भाई ऐसे बुरे वक्त में तुमने मुझे हेल्प की, आपके चैनल के माध्यम से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका फायदा उठाइए, अपने घर की औरतों का सम्मान करिए, उनको लीजिए और उनका हाथ पकड़ के अपना काम करिए, पर उनकी एक अमाउंट फिक्स करिए कि हर महीना जो मेरा प्रॉफिट होता है सब निकाल कर तुम्हारा एक 5%, 10%, तो देखिए फिर लक्ष्मी खुद आपके पास वास करेगी। बिल्कुल। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, सरस्वती खुद आपके साथ रहेगी। और ये चीज आप जरूर करिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको दे रही है तो मैं चाहूंगी कि आप उसका यूज करिए। तो ये 3 चीजें तो मैंने बता दी। बहुत ही बड़ी बात बोली आपने। एक तो सबसे पहली चीज जो आपने बोली कि आपको सर्वे करना चाहिए। दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने देखा है सारे सैलून्स नहीं करते। नहीं करती। मेरे हिसाब से छोटे से छोटे सैलून को भी अपने लोकल एरिया में डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। उसका फायदा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कस्टमर अच्छे एक्वायर हो सकते हैं। तीसरा आपने बोला कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को इस तरीके से आप एक्वायर करो कि वो तुम्हारा आजीवन कस्टमर बन जाए। जी हाँ। राइट। वो खाली टेम्पररी एक दिन आके तुमको चला गया वैसा कस्टमर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बकायदा ये बहुत कम दिखने में मिलती है। जैसे सैलून इंडस्ट्री में कोई सिस्टम्स और टूल्स यूज नहीं करते, राइट। ऑटोमेशन के लिए कोई टूल्स नहीं यूज किया जाता। अच्छा, सेल्स नाम की चीजें नहीं होती है वहां पे, सेल्स की अलग से टीम नहीं बिठाई जाती। लोगों को लगता है कि नहीं, कस्टमर को कॉल क्यों करना, क्यों नहीं करना भाई, ऑफ कोर्स करना चाहिए, रिव्यू पूछिए ना। हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है कि सैलून का ये जो एक परसेप्शन सेट किया गया है कि सैलून वाले कॉल नहीं करते, सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, जहाँ पे आपके पास भी जो डेटाबेस है वो सारा वेस्ट हो रहा है। ना आप फॉलो अप कर रहे हो, ना उनको बर्थडे विशेष हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना तुम अच्छे सिस्टम या टूल्स यूज कर रहे हो, राइट। अगर ये सारी चीजें अलाइंड होगी तो आपका बिजनेस 100% प्रॉफिट में चलेगा, राइट। सो हमारा ये जो कॉन्वर्जेशन रहा है बहुत ही ज्यादा कैंडिड और बहुत ही अच्छा रहा है। आपके बारे में भी जानकर बहुत ही अच्छा लगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये सारे जो आपका पूरा जर्नी रहा है बहुत ही स्ट्रगल के साथ, आपने बहुत अच्छे से उसको संभाल कर आप आगे आए हो। जी। बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिंगल मदर दो, सो यू आर अ स्ट्रेंथ to your own child. Of course, he looks up to you and he will definitely grow looking at you. So thank you so much for being here. We are going to one important element है जिसको हम बोलते हैं rapid fire round.
ओके, सो मैं जो भी क्वेश्चन आपको पूछूंगी वो आपको वन वर्ड में आंसर करना, ओके, ठीक है? सो आर यू रेडी फॉर इट? यस। Make them up in my अब तक की आपकी जो जर्नी रही है उसको वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? मेहनत करिए, किसी का मत सोचिए, अपना सोचिए, अच्छा सोचिए कि मैं बेस्ट हूँ और मैं ही बेस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। एक चीज आपको डिवोर्स ने सिखाई आपकी लाइफ में? आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करो। ऐसी कोई मिथ, ऐसा कोई भ्रम जो ये इंडस्ट्री का है जो आपको डिस्ट्रॉय करवाना? लोगों का, हाँ, लोगों के लिए तो मेरा यही एक आंसर है कि आप जितना डॉक्टर को इज्जत देते हो उतना सैलून इंडस्ट्री को भी दीजिए। एक आर्टिस्ट है हम, आप हमारी भी उतनी इज्जत करिए जितना डॉक्टर्स की करते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर्स भी आज की तारीख में हमारे सैलून का सब काम सीखते हैं। करेक्ट। वन मोमेंट दैट मेड यू फील आई मेड इट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस या फिर ऐसा कोई मोमेंट रहा है जहाँ आपको लगा कि ये मैंने कर दिखाया? हाँ, जब मुझे भारत गौरव सम्मान पुरस्कार अभी हाल ही में मिला, तब मुझे ये फील आया कि मेरे डैड को बहुत ये था कि वो एक आर्मी ऑफिसर थे, तो मेरी बेटी को भारत की तरफ से कोई अवार्ड मिले। जब वो अवार्ड मैंने लिया, जब ग्लोबल इंडिया का अवार्ड मुझे शक्ति कपूर जी ने हाल ही में दिया, तो मुझे उस वक्त लगा कि मुझे जो मिलना चाहिए था ना, जो अचीवमेंट, वो मैंने पाली। और आज सेकंड टाइम आपके सामने मैं बैठी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आपसे, आपकी टीम से जब मैं बातें कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपना सब कुछ आज यहाँ पे ऑन कैमरा सब कुछ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी औरत ऐसी कोई गलती करे और अपने आप को कम समझे कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है तो अब मैं खत्म कर लूं। बिल्कुल नहीं करना है। खुद के लिए जियो, खुद के लिए जीना बहुत जरूरी है। आप खुद के लिए जियो। और मुझे लगता है ये नई जिंदगी भी भगवान आपको देते हैं ताकि आप और भी स्ट्रांग हो जाओ, अपने एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के आप और भी ज्यादा स्ट्रांग होके आगे बढ़ो, राइट? और लोगों को लेकर चलने वाले में से हो आप, अकेले नहीं चल रहे हो आप। और भी मेरी जिंदगी का अगर मैं बताऊं ना, तो मेरी जिंदगी में ना 2 टाइम टर्निंग पॉइंट आए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, 3 आए हैं। पहला, मेरी शादी, एकदम इंटरकास्ट मैरिज। मैंने वो फेज भी अच्छे से निभाया। कुछ हो गया गलत, जाने दीजिए। सेकेंड टाइम, जब मेरा डिवोर्स हुआ, कोविड में मैंने जो हालात फेस किए वो एक दूसरा था। और थर्ड टाइम, जब मेरी कम्युनिटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, आज अकेले होने के बावजूद मुझ पे ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ऐसे वक्त लाए गए कि मुझे कैंसर की बीमारी तक खड़ा किया गया। मेरी जिंदगी में जब मुझे ये पता चला, हाल ही की बात है, गए महीने की भी नहीं, इसी महीने की बात है, एंडिंग अक्टूबर से नवंबर के बीच की, कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में से ब्लड जाने लगा और मुझे वो पता नहीं चला। मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, ब्लड फ्लो अचानक से हो गया, तो मुझे ऐसा लगा मुझे पीरियड्स आ गया। सो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट है मेरी, डॉक्टर समन, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। टेस्ट मैंने करवाए, सोनोग्राफी से लेके सब कुछ। एक टेस्ट ऐसा था कि उसकी रिपोर्ट है ना 5 दिन के बाद आने वाली थी। वो टेस्ट रिपोर्ट में जिसने टेस्ट किया, लेडी, एजेड लेडी, मैंने उनको बोला ये रिपोर्ट कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला 5 दिन के बाद। तो मेरे मामा जी को, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। सो आई नो दैट कि कैंसर पेशेंट की हालत क्या होती है। और ऐसे ही कुछ बीमारियां होती है जिनका टेस्ट हम काफी दिनों के बाद करवाते हैं, उसका रिपोर्ट काफी दिनों के बाद मिलता है। तो जब मुझे ये पता चला, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया आंटी ने कि कैंसर टेस्ट है। मेरे पैरों तले की जमीन हट गई। मैं डिस्पेंसरी से बाहर आई। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैंने ये सोचा कि 5 दिन बाद है ना, क्या होगा मुझे पता नहीं, पर इस वक्त से, इस घड़ी से मौत अब मेरे साथ चलेगी। अब वो 5 दिन में मुझे सब कुछ करना था। सैलून का फैसला लेना था कि मुझे क्या करना है। दूसरा फैसला मेरे बेटे का करना था। जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेरी चीजें हैं, वो मैं किसको हैंड ओवर करूं। तीसरी बात कि मुझे ऐसे लेटर्स लिखने थे कि मेरा बच्चा हर साल जब मुझे याद करे तो वो सोचे कि क्या है। चौथी चीज कि मैं ये चीज किसको जाके बताऊं, बिकॉज ऑफ मैं आज अकेली रहती। और सबसे बड़ी चीज, जब ये चीज जिसने मुझ पे किया, उसने मुझे सामने से आकर ये बताया, गुस्से में बताया कि हाँ मैंने किया। रीजन क्या होता है? तुमने हिंदू से शादी की, मेरे दिमाग में था। और तुम अभी भी अपने पति का नाम लगाती हो, अभी भी तुम हिंदुओं की तरह जीती हो।
तुम मजहब में आकर भी मतलब डिवोर्स होने के बाद भी तुम मजहब को नहीं फॉलो करती हो। तुमने देखा है मुझे, मैं मजहब को क्या फॉलो करती हूँ, मैं कौन सी दरगाह जाती हूँ, मैं क्या नमाज पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती, आपने देखा है मुझे? नहीं देखा। बस आपने मुझे मेरे सैलून में पूरी दीवार भर के मेरे ट्रॉफीज आपने देखे। हाँ, मैं मेरे पति का नाम यूज करती हूँ क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ। कल जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटे को ये सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करना, मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे का स्ट्रगल हो। तो मेरे हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को भी ये पता है कि मैं उनका नाम खुलेआम यूज कर रही हूँ, उनको, उनके घर को सबको पता है। उनको दिक्कत नहीं ना, तो किसी को समाज के ठेकेदार को जरूरत नहीं है। पर इंसान का ईगो, इंसान का डोमिनेटिंग नेचर, अपना ईगो इतना इंसान पे भारी पड़ता है कि लोग आज के जमाने में ना मौत भी है ना खुलेआम बांट रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं कुछ वक्त पहले ही है ना, भारत गौरव सम्मान पुरस्कार से पहले मैं मौत से लड़कर आई हूँ। वो 5 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ रात और दिन खाना नहीं, कुछ नहीं, मेरे गले के नीचे पानी नहीं उतर रहा था। मुझे सिर्फ ये पता था कि 5 दिन बाद अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैंने ये प्लान किए थे कि मैं मरूं कैसे, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी मम्मी को और मेरे मामा जी को हुआ था। मेरे मामा जी की तो बहुत बुरी हालत हुई थी, मतलब उनके साथ मैंने बहुत फेस किया था। तो वो जो कुछ ट्रीटमेंट्स है मैं वो लेना नहीं चाहती थी। सो मुझे ऐसा था कि बस कुछ ऐसे करूंगी कि मैं अगर घर में अकेली भी मरती हूँ ना तो मेरे घर वालों तक मैसेज जाए, मेरी मैयत ना सड़े। और अगर एक्सीडेंट करके मरती हूँ उसमें से अगर मैं जी गई और हाथ पैर टूट गया तो मुझे कौन देखेगा? तो कोई ऐसा रास्ता मैं 5 दिन ढूंढ रही थी, पर वो रास्ता मुझे मिला नहीं। 5 दिन के बाद जब रिपोर्ट आया, मुझे रिपोर्ट निगेटिव दिखा, पर मेरी आंखों पे भरोसा नहीं था। मैं अपनी डॉक्टर को भेजी, तो मेरी डॉक्टर ने बोला, गौहर, वो मुझे गौहर बुलाती है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चा, तुम्हारा रिपोर्ट नेगेटिव है। पर भी मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने और 2 बार टेस्ट करवाया, तब मुझे तीनों रिपोर्ट नेगेटिव आए। तब मतलब मैं बोलूंगी कि आज की तारीख में ना मैम, लोग है ना खुद का छोड़कर है ना, किसी ने मजहब से धोखा किया है, कोई लड़की मजहब छोड़ के गई है, उसके घर वालों को टेंशन है, तुमको क्यों टेंशन? मैंने अपने पति से पैसे नहीं लिया, मेरा डिसीजन था, उन्होंने मुझे कुछ जबरदस्ती नहीं की। बिल्कुल। मेरे ससुर जी ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पे करूं। मैंने शादी की, मेरे माँ बाप को टेंशन नहीं, मेरे माँ बाप का पर्सनल। आप क्यों ठेकेदार बन रहे हो? और इतना ठेकेदार बनना है तो आप आके मेरे सारे खर्चे उठाओ, मैं घर में बैठती हूँ। पर उनका वो जो समाधान होता है ना कि भाई उनको जो एक मन को शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। ईगो इंसान का इतना बड़ा होता है कि लोग मुझे, आज की तारीख में मैं खुलेआम कहूंगी कि लोग मुझे ना मौत के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और जो पहुंचाते हैं ना, वो कोई अनपढ़ गवार जाहिल नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे एडवोकेट, ये लेवल के लोग हैं। पर मजहब के ठेकेदार है भाई, सारे मजहब का ठेका उन्होंने ले रखा है, स्पेशली मेरा। तो उनको ऐसा है कि ये जिंदा है तो ये क्यों है, उससे अच्छा इसने मजहब के साथ धोखा किया, ऐसा हिंदू से शादी की, ये अपने पति का नाम यूज कर रही है, तो हमको इसको खत्म करना है। जब ये मरेगी कब्रिस्तान जाइए, शमशान, हम इसको कब्रिस्तान लेके जाएंगे। वो भी चैलेंज है उनका, तुम मरोगे और हम जिंदे रहेंगे ना तो हम तुमको शमशान नहीं जाने देंगे, हम तुमको कब्रिस्तान लेके जाएंगे। तो ऐसे ऐसे चैलेंजिंग हाल ही का जो मैंने फेस किया है, मैं लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना घर देखिए, आप अपने घर की औरतों को, बच्चों को संभालिए, आप अपने घर की औरतों को पढ़ाइए लिखाइए, और पढ़ाई लिखाई के साथ में ना इंसानियत को सबसे पहले रखिए। जो मेरे डैड ने किया, इंसानियत को सबसे पहले रखिए। मेरे हस्बैंड से भले ही मेरा डिवोर्स हुआ है, जो भी हुआ हमारे बीच हुआ, बट मेरे माँ की मैयत पे जो भी खर्चा मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे दोनों देवरों ने किया, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कितना भी बड़ा तमाशा, उन्होंने कभी वो गिना नहीं, तो उसको इंसानियत कहते हैं। बिल्कुल। और ना ही वो मुझे कुछ बोलने आते हैं और ना मैं उन्हें बोलने जाती हूँ। तो आप मजहब के तराजू में इंसानियत को मत तोलिए। ये सारे बनाने वाले कौन है? इंसान ही है ना, इंसान ही है। अलग अलग कास्ट, रिलीजन, भगवान तो बोलते हैं हमने तो हमने तो सिर्फ शरीर बनाया है, हमने औरत और मर्द को बनाया है, रिलीजन आपने दिए हुए है, कास्ट में आपने उसको कन्वर्ट किया है, राइट? सो ये तो जिंदगी भर रहने वाला है, रहने वाला है मैम, पर ये नहीं रहना चाहिए। आप ये छोड़िए, आप किसी के लिए भगवान मत बनिए। जिंदगी जिसने दी है ना, उसी को हक है जिंदगी लेने का। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने हिंदू से शादी की, चलो शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, अब तो आपको शांति मिली होगी, आपके मुंह में घी शक्कर आ गया,
तो अब मैं अपने पति का नाम लगा रही हूँ तो उसमें दिक्कत, भाई उसका लगा रही हूँ उसको दिक्कत नहीं है, वो बंदा मुझे कुछ नहीं कहता, उसके घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते, वो बड़ी इज्जत से मुझसे बात करते हैं, काम की इतनी बात होती है, उसके अलावा कोई बात नहीं होती, ना मैं उनके घर जाती हूँ ना वो मेरे घर आते हैं। जब उनका नाम यूज कर रही हूँ उनको दुख नहीं है, आपको क्यों दुख है? मतलब सिर्फ मैंने अवार्ड के लिए मेरा नाम नॉमिनेशन में ये किया आया और उसके बाद में मुझे अवार्ड आया। मेरे सैलून में जितनी भी मेरी ट्रॉफीज है, जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, उस नाम से है। उसका आपको दुख है कि वो नाम है तो भाई बंदी को खत्म कर दो, उसको दुनिया से उठा दो। और उठाने के चक्कर में आज वो बीमारी मुझे छू के गई है। मैं अगर कोई मुझसे कहे ना कि भाई ये कैंसर पेशेंट है, इनके लिए एक ऐसा अस्पताल या कुछ बना रहे गौरी, उसके लिए ना तुमको तुम्हारी पूरी दौलत देनी पड़े, मैं खुशी से दूंगी। क्योंकि वो जो पेशेंट है ना, कैंसर पेशेंट, उनको जो तकलीफ होती है ना, मैंने मेरे घर में 2 लोगों के आजमाई है। तो भाई मेरे एनजीओ का भी यही माध्यम है और आज मैं जो पैसा कमा रही हूँ उसका यही माध्यम है कि मैं उन लोगों के लिए जितना भी मरते दम तक करूं कम है। लेकिन लोग इतने ईगो में हैं कि मुझे मौत देने से भी नहीं हट रहा। आपने आते के साथ मुझे पूछा, आप अकेली औरत हो, आप सिंगल मदर हो, आप इतना अचीवमेंट, ये इस कुर्सी तक आना, मेरी सैलून की कुर्सी तक बैठना, भारत गौरव सम्मान पुरस्कार मिलाना, ग्लोबल इंडिया का अवार्ड शक्ति कपूर जी से लेना आसान नहीं रहा है। कांटे, मैंने तभी भी कहा ना, जो आसान दिखता है ना वो बहुत अच्छा होता है और खड्डे में जाता है, पर जो सफर कठिनाई वाला होता है उसमें बहुत कठिनाइयां होती है और इंसान कांटों पे चलकर ही इस कुर्सी तक आता है और आप जैसी हस्ती के सामने बैठकर अपना इंटरव्यू देता है। तो मैं दुनिया से लड़कर, समाज से लड़कर, लास्ट टू लास्ट आपके पास आने के पहला 25 दिन पहला कैंसर का टेस्ट करवा के रिपोर्ट देखकर और बंदे का नाम कि भाई बंदा सामने से आके बोल रहा है मैंने किया है बिल्कुल। और मैं चाहता हूं तुम मरो और तुम इंशाल्लाह जरूर मरोगी, पर जिसको बचाने वाला खुदा है उसको बंदे की औकात ही क्या मार दे। अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया कि मैं तुझे बचाऊंगा, हर उस बीमारी से उठाऊंगा, तो इंसान कितना भी मछली की तरह फड़ता मैं एक ही चीज मानती हूँ गौरी जी, अगर कर्म अच्छा हो ना तो सामने वाले की नियत जो भी हो वो आप तक नहीं पहुंच सकती। एग्जैक्टली। अच्छी बुरी जो भी नियत हो, हमारा कर्म अच्छा रहेगा ना, जैसे आप कई महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और कर भी रहे हो, राइट? सो ये जो आशीर्वाद आपको आगे जाके भी मिलेगा, तो उससे आपके जो कार्मिक जो चीजें हैं वो कितनी अच्छी होती जा रही है, राइट? सो ये सारी चीजें आपको कभी स्टॉप नहीं कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी आपने इतनी सारी चीजें देख ली है। अभी इससे ज्यादा तो कौन क्या ही देखेगा। लास्ट कैंसर था, देख लिया, उसको भी एक्सपीरियंस कर लिया, घर में लोगों का किया था, आज खुद पे होते हुए देखा और लोगों की नीयत देख ली कि मुझे किस लेवल पे लाके खड़ा करने की लोग नीयत रखते हैं। अभी ना कुछ बचा नहीं है, अब इसके बाद का जो भी है ना वो सब ऐसे है, मैं बैठ के कुर्सी पे ऐसे ही देखती हूँ, हाँ ठीक है ये है, हो जाएगा, जाओ। एक मैसेज आप औरतों को कहना चाहोगे? मैं औरतों को एक ही मैसेज कहना चाहूंगी, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के स्किल को पहचानो और किसी पे डिपेंड मत रहो, ना माँ बाप पे, ना पति पे, ना बच्चों पे, किसी पे मत रहो। अपनी मेहनत, जब आप खड़े हुए हो, आप जब काम करना आपने स्टार्ट किया, तो मरते दम तक, जिंदगी के आखिरी पहलू तक इतना काम करो कि आप दूसरों को दो, आपको कोई देने ना आए। ये सबसे बड़ा मैसेज है। और अपनी जिंदगी किसी के लिए भी खत्म मत करो। कुछ लोग हैं जो आपके बहुत भगवान बनना चाहते हैं, उनको भगवान बनने की कोशिश करते रहने दीजिए, आप अपनी कोशिश कहीं पे भी मत रुकाइए। जहां आप रुके वहां पे आप खत्म हो। तो जो मैं आज तक नहीं रुकी, इतनी सारी चीजों से आई, लास्ट टू लास्ट मैं कैंसर के इससे आई, बट मुझे निगेटिव आया। ये आप सब दर्शकों की, आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे कस्टमर्स की, और स्पेशली मेरे माँ बाप, मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, उनकी जो भी दुआएं हैं मेरे साथ में, और स्पेशली माँ कामाख्या जिनका मैंने धागा पहना है। मैं माँ बगलामुखी की भक्त हूँ, मैंने उनकी आराधना की है। तो ये आपके लिए भी है, बस आप किसी से मत हारो। घर में कोई बोले, बोलने दो, बच्चे नहीं सुनते, मत सुनने दो, सीधा छोड़ दो, आप अपने काम पे फोकस करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे, काम आपसे खुद प्यार करेगा, पैसा खुद चल कर आएगा। लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे, लोग अपने आप प्यार करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने काम से प्यार करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे,
तभी लोग, पैसा, पावर, सक्सेस सब आपके पास आएगा। सब कुछ। और आपके साथ कितना भी बुरा किया हो उसको माफ करो। तुमने मेरे साथ बुरा किया, जा मैंने तुझे माफ किया। ऊपर वाला ना आज की तारीख में लैपटॉप लेके बैठा है, विद इन 24 आवर्स, 3 दिन या हफ्ता भर या महीना भर या उसका घड़ा भरने तक, और वो बहुत जल्दी भरता है, रिटर्न आपको मिल जाता है। तो आपके साथ बुरा हुआ बोल के आप उसके साथ बुरा करने मत जाओ। सर एक लास्ट मैसेज आप कहना चाहोगे एक सोच के लिए? एक सोच के लिए मैं ये कहूंगी कि निराली मैम, शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने काफ़ी अच्छे सवाल किए, इतने अच्छे सवाल किए कि भाई मेरा जो भी था, मुझे बोलना था ऑन कैमरा, मैंने सब बोला। एक सोच, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि इंसान को अपनी राय, अपना मत रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एक सोच की जो टीम है वो बहुत बेहतरीन है। आपकी टीम ने मुझे बहुत अच्छे से मेरा फॉलोअप लिया। हमारा इंटरव्यू लास्ट टाइम कुछ दिन पहले था, पर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से आगे पोस्टपोन हो गया। उसमें भी आपकी टीम ने बहुत कोऑपरेटिव किया और उसके साथ साथ में मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया। और आपने खुद इतना अच्छा इंटरव्यू लिया मैम। ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगी कि एक सोच के साथ में मैं अगला इंटरव्यू अपनी एनजीओ के लिए और उसके साथ साथ अलग से और एक इंटरव्यू मैं चाहूंगी आप मेरा लो। मेरे सैलून की जो बिजनेस बढ़ गया है आपकी दुआ से, तो एक बार दोबारा आप मेरा 1 से 2 बार और इंटरव्यू लो, और ऐसे ही इंटरव्यू आप साल में 2-2, 3-3 बार मेरे लेते रहो। और आपकी ये टीम बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है, पूरा फॉलोअप लेती है, व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं। और क्या ही कहने, मतलब मैं यही दुआ करूंगी आप और अच्छे से फेमस हो जाइए, आपका बिजनेस बहुत ग्रूम करे और आप सब टीम मेरे सैलून आओ। थैंक यू सो मच। कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। हमारा ये जो एक सोच है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि एक सोच से पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। जैसे आपने सोचा कि मेरा डिवोर्स एक एंड नहीं है, एक नई शुरुआत है, जी राइट? सो वो आपकी एक सोच थी जिससे आपने वो चीज को एक बैकलैग नहीं लिया और आपने वो चीज को आगे आके निभाया और खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी टीम, जितनी भी टीम है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर वेरी, जी। वो है तो हम है उस वो है। तरीके से, सीखी लो। राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी हैड वंडरफुल कॉन्वर्सेशन और इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट टुडे। आपकी जो कहानी भी थी, आपकी जो जितने भी स्ट्रगल्स रहे, उससे कई लोगों को, कई औरतों को सीख मिलेगी कि भाई जिंदगी इतनी छोटी छोटी चीजों से खत्म नहीं हो जाती है। आपकी लाइफ में तो कई सारे ऐसे स्ट्रगल आए जो शायद आपको कई खराब विचार भी आए रहेंगे कि यार मैं अभी नहीं जी सकती, राइट? वहां से भी आप बाहर निकले हो। जी। So thank you so much for being so strong, and you will grow like anything because of your strength and your dedication and your willpower. So thank you so much. Asma. थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। Gauri's story proves one thing. A woman doesn't need a man to survive. She needs her own mindset to rise. She didn't just build a business. She built strength for herself and for other women through her NGO and her mission of empowerment. So to every woman listening, earn your own money, own your own power. This is Ek Soch, the business podcast. See you in the next episode. Till then, don't forget to like, share and subscribe.